अध्याय 641 से 660। ये शब्द सुनकर गोपाल का शरीर कांप उठा। वह तो केवल मौज मस्ती में शामिल होना चाहता था, लेकिन अब वह मुश्किल में फंस गया। हे ये ठीक है गुरुजी, मुझे वहां ले आइए और मैं गोपाल की अच्छी पिटाई करूंगा। अचानक उसका मूड बेहतर हो गया और वह फिर से ऊर्जावान हो गई। गोपाल ने घबराहट से राहुल को देखा और कहा, मार्शल अंकल राहुल, आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। ये सुनकर राहुल सदमे में घूम गया। अरे त्यानयु, तुम भी सचमुच यहाँ हो। माफ करना, मैं तुम्हें अभी नहीं देख पाया। गोपाल का चेहरा काला पड़ गया। ये साफ तौर पर झूठ था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि राहुल ने उसकी मौजूदगी पर ध्यान न दिया हो। जिसमें मधुमेह की भी समस्या है वो ये उपाय तुरंत देखें। हे मुझे डर है कि जल्द ही देखने के लिए एक अच्छा शो आने वाला है। अगर यह छोटी बच्ची सचमुच हिडन स्वॉर्ड पीक पर पहुंच गई तो जरूर बहुत हंगामा मचा देगी। हा, मुझे माफ करना, पर मैं हंसना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे यार, मुझे गोपाल पर तरस आ रहा है। वो इस छोटी बच्ची का निशाना बन गया है। ये वाकई बहुत दुखद है। वैसे क्या आपको लगता है कि गोपाल इस छोटी लड़की को हरा सकता है? घटनास्थल पर मौजूद लोगों में तुरंत इस मामले पर बहस और चर्चा शुरू हो गई। मैं सचमुच यकीन नहीं कर सकता। हालांकि गोपाल एक शून्य लोक साधक है, ये छोटी बच्ची वाकई अद्भुत है। भले ही वह अभी उसे हरा ना पाए, मुझे लगता है कि उसे उससे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह सीनियर भाई हुआ के बराबर भी पहुंच सकती है। सबने आह भरी। उसके द्वारा पैदा की गई समस्याओं के बावजूद वे उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते रहे। अपनी उम्र के हिसाब से तो वह पहले से ही इतनी ताकतवर थी। जब वह उनकी उम्र तक पहुंचेगी तो कितनी ताकतवर होगी। ठीक है, तुम लोगों को जाना चाहिए। शो देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे और दारा सिंह चाहती थी कि यह मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जब अधिकांश भीड़ चली गई तो दारा सिंह अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर लिए राहुल के पास गया। निधि की जांच करने के बाद वह आश्चर्यचकित हुआ। राहुल ने अपने शरीर को परिष्कृत करने की साधना का स्तर बढ़ाया था। वह भौतिकीकरण क्षेत्र तक पहुंच गई थी। सामान्य परिस्थितियों में रहस्यवादी जगत में साधक शरीर शोधन साधना को हाथ नहीं लगाते तथा साधना आरंभ करने से पूर्व अपनी प्रतिभा को विकसित करने तथा अपनी नींव को सुदृढ़ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इससे उन्हें बाद में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने में आसानी होगी। जिस गति से वह आगे बढ़ रही थी, शायद वह किसी दिन राहुल जितनी मजबूत हो सकेगी। किसी भी स्थिति में यह महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लिए एक बड़ी बात होगी। ये सोचते ही दारा सिंह के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने निधि का सिर सहलाया और कहा, वह बहुत अच्छी है। वह जवान है पर ताकतवर है। भविष्य में वह जरूर एक विशेषज्ञ बनेगी। उसके बाद वह राहुल की ओर देखने के लिए मुड़ा। जूनियर भाई राहुल, आपने वास्तव में फिर से इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। तुम्हारी यह छोटी बच्ची अब तक केवल 2 बार ही मुख्य शिखर पर आई है, लेकिन हर बार वह पिछली बार से भी अधिक उग्र है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं पहले यही कहूंगा, कृपया उसे दोबारा ऐसा न करने दें। दारा सिंह को बेहद असहाय महसूस हुआ। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि यदि यह छोटी लड़की पुनः यहाँ आ गई तो क्या होगा। वरिष्ठ भाइयों, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मेरी यह शिष्या स्वभाव से शरारती है और हमेशा परेशान करती रहती है। मैं इसे अभी क्लाउड स्काई पीक पर वापस ले जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल निधि को ले गया। राहुल को जाते हुए देखने के बाद दारा सिंह ने मुख्य शिखर के शिष्यों की ओर देखा। आज से अगर राहुल की छोटी बच्ची फिर से मुख्य चोटी पर आए तो मुझे तुरंत खबर देना। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सतर्क रहना होगा। इसके अलावा उसे मीटिंग हॉल के पास मत आने दो। दारा सिंह ने अपना चेहरा सीधा रखते हुए कई निर्देश जारी किए, जिनका उन्होंने तुरंत जवाब दिया। मार्शल अंकल हम समझते हैं। हम उस पर कड़ी नज़र जरूर रखेंगे। जवाब सुनकर दारा सिंह ने अध्यापक मोहन की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अध्यापक मोहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में अध्ययन कक्ष के पुनर्निर्माण के लिए किसी को भेज दूंगा। फिर आप छात्रों को पढ़ाना जारी रख सकते हैं। अध्यापक मोहन को गहरा सदमा पहुंचा। चाहे राहुल उसे किसी भी तरह का खजाना दे, वह कभी भी निधि को अध्ययन कक्ष में दोबारा आने के लिए सहमत नहीं होगा। उधर राहुल पहले ही निधि के साथ क्लाउड स्काई शिखर पर लौट आया था। ये देखकर सुप्रिया और खुशी तुरंत आए और पूछा, गुरुजी, क्या आज रात तीसरी बहन को लाने वाला मैं नहीं हूँ? उसने अभी अभी अपनी साधना समाप्त की थी और निधि को लेने के लिए मुख्य शिखर पर जाने के बारे में सोच रही थी, तभी उसने राहुल को अपनी तीसरी बहन के साथ लौटते देखा। राहुल ने सुप्रिया की ओर देखा और हाथ हिलाया। आज से तुम्हें उसे लेने की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी छोटी बहन ने फिर से परेशानी खड़ी कर दी हो? राहुल ने आगे कहा। उसने अभी अभी अपने हथौड़े से अध्ययन कक्ष को तहस नहस कर दिया। अध्यापक मोहन बुरी तरह रो रहे थे। कोई रास्ता नहीं कि वे मुझे उसे दोबारा वहां भेजने दें। ये शब्द सुनने के बाद सुप्रिया और खुशी ने आह भरी, फिर हंस पड़े। ये छोटी बच्ची सचमुच एक पल के लिए भी शांत नहीं रह सकी और पहले दिन भी नहीं टिक सकी। खुशी निधि के सामने उकड़ू बैठ गई और अपना सिर सहलाया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तीसरी बहन, आपने अध्ययन कक्ष क्यों तोड़ दिया? तुम्हें समझना होगा कि ये गलत है।
वजह चाहे जो भी हो, ऐसी बातें दोबारा मत करना, समझे? हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, निधि ने सीधे उत्तर दिया, लेकिन कौन जानता था कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है, अब तुम लोग जाकर साधना करो, सभा की तैयारियों पर ध्यान दो। ये कहने के बाद राहुल क्लाउड स्काई पैलेस में लौट आया और उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने का अध्ययन करना जारी रखा। निधि को भी झूठे युए ने घसीट कर ले गया। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए निधि ने अगले 20 दिनों तक कोई और उपद्रव नहीं किया। पूरा महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय एकांत में लग रहा था। सभा के दिन मेघ आकाश महल का दरवाजा आखिरकार फिर से खुल गया। राहुल आंगन में चला गया और सुबह के सूरज को उगते हुए देखा। जब वह पलटा तो उसे बीच बीच में किसान आसमान में उड़ते दिखाई दिए। हर कोई तैयार हो रहा था। अध्यापक, जैसे ही राहुल अपने विचारों में डूबा हुआ था, सुप्रिया अपनी 2 छोटी बहनों के साथ उसका स्वागत करने आई। राहुल उन सभी को तैयार और आत्मविश्वास से भरा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दिव्य मोहर शिखर का समागम पूर्वी महाद्वीप का सबसे भव्य आयोजन था और संप्रदाय और विशेषज्ञ साधना जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। कुछ समय पहले ही मुख्य शिखर के लोग सभा स्थल की ओर दौड़ पड़े थे और तनवीर भी कुछ समय पहले ही मुख्य शिखर पर लौट आए थे। बगीचे में जल मेघ फल वृक्ष के साथ लगनपूर्वक खेती करने के बाद वह वास्तव में शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली उपलब्धि थी। किसी भी स्थिति में तनवीर को अगला संप्रदाय गुरु बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, इसलिए यह पूरे संप्रदाय के लिए अच्छी बात थी। उसे वास्तव में खुशी इस बात से हुई कि पिछले 30 दिनों में उसकी मदद से सुप्रिया भी शून्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। इसके अलावा वह पहले से ही हेल स्लैश से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब उसे बेमिसाल प्रतिभाओं में गिना जा सकता था। हालांकि खुशी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वह शून्य क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच चुकी थी और उसकी प्रगति की गति स्पष्ट रूप से सुप्रिया जितनी तेज नहीं थी। हालांकि इसकी एक वजह यह थी कि वह रसायन विद्या के अभ्यास में डूबी हुई थी और उसके पास साधना के लिए समय नहीं था। राहुल द्वारा लगातार अपने शरीर को परिष्कृत करने के बाद निधि भी शून्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। यद्यपि वह आध्यात्मिक साधिका नहीं थी, फिर भी वह अपने भौतिक शरीर की शक्ति पर भरोसा करके उसी लोक के विरोधियों को कुचल सकती थी। हालांकि ये दुख की बात थी कि अपनी ताकत के बावजूद वह दिव्य शक्तियों को ठीक से नहीं सीख सकी, जिसके कारण तकनीकों के मामले में उसमें कमी रह गई। पिछले कुछ दिनों में राहुल ने कई शिक्षकों को उसे पढ़ना सिखाने के लिए बड़ी मेहनत से आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक कोई भी शिक्षक एक दिन भी नहीं टिक पाया था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण राहुल अपनी दिव्य शक्तियों को सिखाने के लिए केवल सबसे मूर्खतापूर्ण विधि का उपयोग कर सकती थी, जो कि अनुभव और मांसपेशियों की स्मृति से उसे सीखने में मदद करने के लिए निरंतर लड़ाई और द्वंद्व के माध्यम से थी। ऐसा करने में सक्षम होने के कारण राहुल को पहले से ही एक बहुत ही सक्षम शिक्षक माना जा सकता है। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाए, क्योंकि 20 दिनों के बाद वह अंततः एक आक्रामक दिव्य शक्ति अंतहीन बिजली का पता लगाने में कामयाब रही। राहुल ने यह दिव्य शक्ति तब प्राप्त की थी जब उसने कुलदीप आर्या को मार डाला था, और यह अमर दिव्य संप्रदाय की स्वर्गीय दिव्य शक्ति थी। उन्होंने पाया कि यह उसके लिए उपयुक्त था, इसलिए उन्होंने उसे इसे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे थंडरबोल्ट हैमर भी दिया, जो इस दिव्य शक्ति के साथ तालमेल बिठाएगा। इन दोनों के साथ वह अधिकांश शून्य लोक साधकों के लिए एक कड़ी टक्कर होगी। हर बार जब वह लड़ती तो उसके हमलों से उसके प्रतिद्वंद्वी की बाहें सुन्न हो जाती और उन्हें ऐसा भी लगता जैसे वे किसी जंगली जानवर का सामना कर रहे हों। हालांकि चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपने लक्ष्य को नहीं भेद सकती तो उसका क्या फायदा। पहली टक्कर के बाद कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसके प्रहारों का सामना कर सके। शुक्र है कि अंतहीन बिजली तकनीक इस कमी को पूरा कर देगी और थंडरबोल्ट हैमर उसे बिजली की शक्ति को बाहर निकालने में मदद करेगा। हालांकि निधि को लगा कि थंडरबोल्ट हैमर नाम सुनने में बहुत अप्रिय है, इसलिए उसने इसे बदलकर पोटैटो हैमर रख दिया। राहुल को नहीं पता था कि उसके नामकरण ज्ञान के बारे में क्या कहना है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उससे वह अवाक रह गया। पिछले 20 दिनों में राहुल ने अपने शरीर शोधन साधना स्तर को भी सर्वोच्च स्तर तक बढ़ा लिया था। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस पहलू में उसे सर्वोच्च स्तर के शिखर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सभा के बाद राहुल प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। राहुल को सबसे ज्यादा संतुष्टि उसकी आध्यात्मिक साधना के स्तर से मिली। हालांकि उसने जानबूझकर साधना नहीं की थी, फिर भी वह सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और उसकी युद्ध शक्ति में एक बार फिर काफी सुधार हुआ था। इसके अलावा राहुल स्वर्ग विभाजन तलवार से अधिक परिचित हो गया था और इसे आसानी से कर सकता था। कुल मिलाकर पिछले 20 दिनों में महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के लगभग सभी लोग साधना और सुधार में लगे हुए थे। अब लगभग समय हो गया है। पास ही व्यस्त दृश्य को देखते हुए राहुल ने मुड़कर अपने तीनों शिष्यों से कहा, आज सभा का दिन है और ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। तुम अच्छी रैंकिंग पा सकोगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने इस दौरान कड़ी मेहनत की है या नहीं। अगर आप सचमुच मशहूर होना चाहते हैं तो आपको सबसे ताकतवर लोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उनसे लड़ना होगा। इस तरह पूरी दुनिया आपको आसानी से जान पाएगी। अगर आप जीत न भी पाएं तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बजाय वे आपके साहस की तारीफ करेंगे। आखिरकार सभा में इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि आप किसे चुनौती दे सकते हैं। ये सुनकर तीनों लड़कियां आत्मविश्वास से बोलीं, टीचर चिंता मत करो,
हम ज़रूर अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगी और क्लाउड स्काई पीक को मशहूर करेंगी। निधि तीनों में सबसे खुश थी और उछलते हुए बोली, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं अपनी पीढ़ी की अजेय लड़की हूँ। मेरा खिताब कोई नहीं छीन सकता। ये शब्द सुनकर खुशी ने जल्दी से उसका छोटा सा हाथ कसकर पकड़ लिया, वरना अगले ही पल वो पता नहीं कहाँ भाग जाती। चलो ठीक है, जाओ। जैसे ही उसके शब्द निकले, राहुल उनके साथ जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही राहुल और अन्य 3 लोग क्लाउड स्काई चोटी से निकले, उनकी मुलाकात हिडन स्वॉर्ड चोटी से आई टीम से हुई, जो सभा के लिए रवाना हो रही थी। सबसे आगे जयवीर था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और वह बहुत खुश लग रहा था। गोपाल उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक और युवक जियोफैंग भी था। ओह, वह भौतिकीकरण क्षेत्र तक पहुंच गया है। राहुल ये देखकर काफी हैरान हुआ। फिर भी जियोफैंग एक दिव्य अस्थि वाला साधक था, इसलिए उसके लिए तेजी से सुधार करना सामान्य बात थी। गौर से देखने पर राहुल को साफ पता चल गया था कि जियोफैंग को शून्य क्षेत्र में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेशक सुप्रिया उससे कहीं आगे था, लेकिन ये फिर भी एक सराहनीय उपलब्धि थी, क्योंकि उसे लगभग त्याग दिया गया था और साधना के लिए उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि इन 20 दिनों में उसने केवल एक निश्चित सफलता ही हासिल की थी, जो संभवतः जयवीर की खुशी का कारण था। उन्हें देखते हुए राहुल मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ भाई जयवीर, आज आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। क्या कुछ अच्छा हुआ? हे जूनियर भाई राहुल, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जयवीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन बोलते समय उसने अपनी सर्वोच्च आभा प्रकट कर दी। जाहिर है वह जानबूझकर राहुल को यह बता रहा था और अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहा था। ये देखते ही राहुल का चेहरा कुछ बार मुड़ गया। हाँ, बधाई हो वरिष्ठ भाई जयवीर, आप अंततः सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच गए। बुरा नहीं है। राहुल की बातें सुनकर जयवीर ने बहुत विनम्रता से कहा, ये तो बस एक मामूली बात है। इस पर इतना बवाल मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। क्या सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचना एक तुच्छ बात मानी जाती थी? छिपे हुए तलवार शिखर के सभी लोग अपने प्रमुख की उपलब्धि के कारण गर्व और अभिमान महसूस कर रहे थे। इस समय राहुल बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने बस थोड़ी देर के लिए अपनी सर्वोच्च आभा छोड़ी, जिससे वे पीछे हट गए और उनमें से कुछ तो अपने नितंबों पर गिर भी गए। राहुल ने शर्मिंदगी से कहा, अरे यार, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? जल्दी उठो। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। आखिरकार मैं अभी कुछ ही समय पहले परमधाम के शिखर पर पहुंचा हूं, इसलिए मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में उतना कुशल नहीं हूं। यह एक दुर्घटना थी। जब जयवीर ने राहुल की आभा को महसूस किया तो वह चौंक गया। हे भगवान, इस आदमी ने ये कैसे किया? वह बहुत पहले ही इस मार्ग से नहीं गुजरा था, फिर भी वह सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। क्या वह ड्रग्स या स्टेरॉइड ले रहा था? जयवीर को लगा कि उसने उनके बीच की दूरी कम कर दी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह और भी बढ़ गई है। इसके अलावा उसकी अपनी उपलब्धि राहुल की उपलब्धि के आगे फीकी पड़ गई थी। भाड़ में जाओ। जयवीर का चेहरा पहले से ही काले कोयले जैसा लाल हो गया था। उसे राहुल के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी सभा में बहुत से साधक मौजूद थे। बिना किसी जोखिम के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए यह एक बेहतर जगह होती। राहुल आश्चर्यों से भरा हुआ था, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि वह अचानक कौन से रहस्यों का खुलासा कर देगा जिससे सभी दंग रह जाएंगे। दूसरी तरफ जियोफैंग ने पहले ही राहुल के बगल में ठंडे दिखने वाले सुप्रिया को देख लिया था। वह नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था। आखिरकार जब वे अलग अलग चोटियों पर पहुंचे तो वे पहले ही अजनबी हो चुके थे। सुप्रिया शुरू में एक ऐसी हस्ती थी जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। हालांकि क्लाउड स्काई पीक में शामिल होने के बाद वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यही कारण था कि भाग्य भी व्यक्ति की उपलब्धियों का निर्धारण कर सकता था। सुप्रिया को राहुल द्वारा भर्ती किए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां तक उसका प्रश्न है, यद्यपि जयवीर ने अंततः उसे गंभीरता से शिक्षा देना और उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह बहुत लंबे समय तक ठीक से साधना करने में सक्षम नहीं था। चाहे कुछ भी हो, वह सुप्रिया को नहीं पकड़ सका। जयवीर इस समय बहुत असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, कनिष्ठ भाई राहुल, मुझे आपको बधाई देनी है। आपका वर्तमान साधना स्तर मेरे लिए एक अप्राप्य स्वप्न है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो गलती से घुस गया। बस एक छोटी सी बात है, इसे सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर निधि राहुल के पीछे से निकला और छिपे हुए तलवार शिखर के शिष्यों के बीच चारों ओर देखने लगा। फिर उसने पूछा, गोपाल कौन है? क्या वह यहाँ है? ये सुनकर गोपाल मन ही मन कांप उठा। ये छोटी बच्ची अब भी उसके पीछे क्यों पड़ी थी? हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। उसने कभी भी उसे उकसाया नहीं था। गोपाल का नाम सुनते ही सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। इस समय जयवीर ने भी अपने बेटे को संदेह से देखा। क्या उसके बेटे ने राहुल के शिष्य को नाराज कर दिया था? सौभाग्यवश इससे पहले की बात आगे बढ़ती, कुछ और आकृतियां सामने आ गईं। अपने सामने सुंदर महिलाओं के समूह को देखकर कई शिष्यों ने चुपके से अपनी लार निगलना शुरू कर दिया। इस समय राहुल भी टीचर निशा के आकर्षक रूप को घूर रहा था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए कितना समय हो गया था। राहुल को तो ये भी लगा कि उसकी बड़ी बहन और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है।
इस समय टीचर निशा ने जल आकाश शिखर के अपने शिष्यों के समूह को वहां ले जाकर उनका अभिवादन किया। हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है। ये सुनकर जयवीर मुस्कुराया और जवाब में सिर हिलाया। दूसरी ओर राहुल ने टीचर निशा को गंभीरता से देखा और कहा, वरिष्ठ बहन टीचर निशा, हमने ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ज्यादा सुडौल हो गई हैं। ये सुनने के बाद टीचर निशा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने राहुल की ओर आंखें घुमाईं। इस समय उसे अचानक याद आया कि राहुल ने कुछ समय पहले क्या कहा था, उसकी आक्रामक तकनीकों के बारे में। कुछ समय तक जानकारी को पचाने के बाद उसे अंततः समझ में आ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। यह आदमी तो बहुत विकृत था। हालांकि जब उन्हें एक वास्तविक अवसर मिला तो उन्होंने गेंद बीच में ही गिरा दी। वह वास्तव में बहुत अविश्वसनीय थे। क्या वह केवल बातें ही करते थे और कोई कार्रवाई नहीं करते थे? उसके बाद टीचर निशा ने मुड़कर उसे अनदेखा कर दिया और निधि की ओर देखने लगी। वह नीचे बैठ गई और अपना सिर रगड़ते हुए पूछा, छोटी सुंदरी, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? मैं निश्चित रूप से याद रखूंगा। निधि बहुत खुश हुआ और तुरंत चिल्लाया, क्या तुम वाटर स्काई चोटी से सबसे मोटे नहीं हो? ये सुनने के बाद टीचर निशा की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने राहुल को घूर कर देखा। एक बच्ची ऐसी बातें कैसे कह सकती है? उसने राहुल से जरूर सीखी होगी। राहुल को इस बार थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। इस बार उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। सच में। वरिष्ठ बहन टीचर निशा, क्या आप उस विषय को भूल गई हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की थी? हम कब गहन चर्चा करेंगे? राहुल ने दुष्टता से मुस्कुराया और उसे एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया। जब उसने राहुल को फिर से इसका उल्लेख करते सुना तो बातचीत फिर से उसके दिमाग में आ गई और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हारे साथ गहन चर्चा कौन करना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टीचर निशा तुरंत अपने शिष्यों के साथ जाने के लिए मुड़ी। खुशी का सवाल सुनने के बाद राहुल मुस्कुराया और जवाब दिया, बड़ों के बीच के मामलों के बारे में बहुत ज्यादा मत पूछो, छोटी लड़की। खुशी को इस पल बहुत दुख हुआ। उसकी टीचर उसे हमेशा छोटी बच्ची क्यों कहती थी? वो तो पहले से ही बड़ी हो चुकी थी। टीचर निशा के जाने के बाद जयवीर भी बहुत असहज महसूस कर रहा था और राहुल को फिर से दिखावा करते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से कहा, कनिष्ठ भाई राहुल, सभा जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए मैं अपने शिष्यों को लेकर पहले निकल जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत दूसरों के साथ चला गया। राहुल को ये देखने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह सचमुच जल्दी पहुंचना चाहता तो उनसे पहले आसानी से पहुंच सकता था। सबके चले जाने के बाद राहुल ने सुप्रिया की ओर देखा और कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? मैंने यह महसूस किया, सुप्रिया ने उत्तर दिया, उन शिष्यों में कमोबेश सुधार हुआ है। खासकर गोपाल, जो शून्य क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया लगता है। ऐसा लगता है कि हिडन स्वॉर्ड पीक पूरी तरह से बाहर निकल गया है। इससे पहले सुप्रिया शिष्यों के इस समूह की साधना की जांच कर रही थी, इसीलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। हिडन स्वॉर्ड पीक के सबसे बड़े शिष्य के रूप में गोपाल युद्ध शक्ति के मामले में उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधि था। इसके अलावा वह जयवीर का इकलौता पुत्र था, इसलिए साधना संसाधनों के मामले में उसके पास निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तान्या मेहता भी शून्य क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया है और वह जीवन से भी अधिक शक्तिशाली है, सुप्रिया ने आगे कहा। खुशी ने दूसरों की तुलना में बहुत बाद में साधना शुरू की थी, इसलिए यह पहले से ही बहुत अच्छा माना जाता था कि उसकी साधना का स्तर इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। क्लाउड स्काई पीक के संसाधनों की प्रचुरता और जल बादल फल वृक्ष की सहायता के कारण उसकी खेती की गति बहुत बढ़ गई थी। खुशी ने निधि का छोटा सा हाथ थाम रखा था, लेकिन उसका मन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। एक क्षण बाद उसने कहा, हमारे संप्रदाय में केवल वरिष्ठ भाई तनवीर ही वरिष्ठ बहन युयुए का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरा मानना है कि वह देर सवेर स्वर्गलोक पहुंच जाएगी। एकमात्र बात जो हम अभी नहीं जानते वह यह है कि इस सभा में कितने शिखर शून्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग होंगे। ये कहकर खुशी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह बहुत चिंतित लग रही थी। पूर्वी महाद्वीप विशाल था और वहां अनेक प्रतिभाशाली लोग थे। कुछ प्रतिभाशाली लोग इसलिए सामने नहीं आ पाए क्योंकि वे सुर्खियों में नहीं आना चाहते थे। वे केवल मनीष तिवारी, पुनर्जन्म परी, नारायण और सुमित को ही जानते थे। इन प्रतिभावानों की युद्ध शक्ति भी बहुत उत्कृष्ट थी। साधना संसाधनों और प्रतिभा के मामले में वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। अगर सुप्रिया शून्य लोक के शिखर तक पहुंच सकता है तो ये अद्भुत प्रतिभावान लोग भी ऐसा आसानी से कर पाएंगे। शायद कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्गलोक तक भी पहुंच सकता था। यही वजह थी कि इस सभा में अच्छी रैंकिंग हासिल करना बहुत मुश्किल था। चीफ रघुवीर के विपरीत, जिसने विरोधियों को अजेय गति से रौंद डाला था, सुप्रिया में इतनी ताकत नहीं थी। यदि वह अनेक प्रतिभाशाली लोगों के बीच विजयी होना चाहती तो यह आसान नहीं होता। इस समय राहुल की नज़र सुप्रिया पर थी और उसने पूछा, युयु, तुम कितने आश्वस्त हो? सुप्रिया ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और आत्मविश्वास से जवाब दिया, गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं जरूर जीत सकती हूँ। तो फिर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। राहुल मुस्कुराया, फिर निधि की ओर देखा और कहा, युन, जब हम सभा स्थल पर पहुंचेंगे तो तुम जो चाहो खेल सकती हो। किसी भी नतीजे से मत डरना।
चाहे आसमान गिर जाए, तुम्हारा टीचर तुम्हें संभाल लेगा। अगर तुम्हें कोई बदमाश पसंद नहीं है तो जाओ और उसकी पिटाई करो। अपनी बड़ी बहन की मदद करो। उसके रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पत्थर हटा दो और उसे विजयी होने में मदद करो। कैसा रहेगा? ये सुनकर निधि खुशी से उछल पड़ी। उसने अपना हथौड़ा कसकर पकड़ा और आत्मविश्वास से बोली, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं इन बदबूदार बदमाशों को पीटूंगी और बड़ी बहन की रक्षा करूंगी। सुप्रिया और खुशी को इस छोटी लड़की की भयानक ताकत की गहरी समझ थी और वे मन ही मन दूसरों के लिए चिंतित थे। अगर ये लोग अपनी छोटी बहन से हार जाएं तो वे खुद को कैसे समझाएंगे? अगर वे हारे नहीं भी तो भी उनके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगेगा। आखिरकार एक 6 साल की बच्ची से हारना ऐसी बात थी जिसे वे शायद ही बर्दाश्त कर पाते। इस समय पूर्वी महाद्वीप में दिव्यसील शिखर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि कई विक्रेता भी अपनी दुकानें लगाए हुए थे, जिससे ये बहुत समृद्ध लग रहा था। ये स्थान सभा का स्थल था और ऐसी अफवाह थी कि जब विश्व का निर्माण हुआ था तब ये सबसे ऊंची चोटी थी। पहाड़ की चोटी पर एक चौक था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था और वहाँ कई जीवंत पत्थर की मूर्तियां थीं। चौक में स्थित पत्थर की मूर्तियां पिछली सभाओं की चैंपियन थीं। जैसे जैसे पहाड़ की तलहटी में लोगों की संख्या बढ़ती गई, वहाँ शोरगुल बढ़ता गया और कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। आखिरकार सभा शुरू होने से पहले पहाड़ की चोटी वाला चौक जनता के लिए खुला नहीं था, इसलिए वे केवल यहीं नीचे इंतजार कर सकते थे। आपके विचार से किस प्रतिभाशाली व्यक्ति के विजयी होने की संभावना सबसे अधिक है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मनीष तिवारी के जीतने की संभावना अधिक है। यहीं पर तुम गलत हो। बहुत मुमकिन है कि पुनर्जन्म परी ने अपनी विरासत की शक्ति पहले ही हासिल कर ली हो। उसकी युद्ध शक्ति जरूर काफी बढ़ गई होगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक है। हाँ, तो क्या हुआ अगर पुनर्जन्म परी शक्तिशाली है? मुझे यह मत बताना कि तुम्हें लगता है कि अमर तलवार की सबसे बड़ी शिष्या शक्तिशाली नहीं है। हो सकता है कि उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। हर जगह चर्चा जोरों पर थी। कुछ समय पहले ही वहां मौजूद कई लोगों ने सुप्रिया का शक्तिशाली तलवारबाजी का प्रहार देखा था। वह सचमुच राहुल की शिष्या बनने के योग्य थी। ऐसा लग रहा था कि क्लाउड स्काई पीक पर हमेशा एक तलवार दांव प्रतिभा होगी। अतीत में यह प्रमुख रघुवीर था, वर्तमान में राहुल और भविष्य में सुप्रिया। अतीत में मुखिया रघुवीर भी इस सभा में विजयी हुए थे। जहां तक राहुल की बात है, हालांकि उन्हें सभा में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था, फिर भी ये लोग उनकी अमर तलवार की उपाधि को कैसे भूल सकते थे? ये वह चीज थी जो उसने अनगिनत दुश्मनों को मारकर हासिल की थी। डॉट डॉट जैसे ही ये लोग गहन चर्चा कर रहे थे, अचानक एक आकृति प्रकट हुई। सफेद वस्त्र पहने एक असाधारण वृद्ध साधक लोगों के एक समूह को यहाँ ले आया था। क्या वह दाववादी चंगहाई है? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार वह चीफ रघुवीर की ही पीढ़ी का था और उसने उसके साथ युद्ध भी किया था। ऐसी अफवाह थी कि उनका निधन हो चुका है, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। ताओवादी चंगहाई को देखने के बाद कई लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि एल्डर सोनू ने एल्डर संजय को खुले तौर पर उकसाने की हिम्मत क्यों की थी। ताओवादी चंगहाई के समर्थन के साथ अमर दिव्य संप्रदाय कभी भी चीजों को बहुत दूर ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। हाँ, इस बार हम अंततः अगली पीढ़ी के उत्थान के साक्षी बनने जा रहे हैं, एल्डर सोनू ने खाली जगह को साफ करते हुए और शिविर स्थापित करते हुए कहा। गुरुजी, सभा अभी शुरू नहीं हुई है, पहले आप बैठ जाएं और आराम करें। ठीक है। ताओवादी चंगहाई बैठ गए, जबकि एल्डर टोंग तियान ने उन्हें खुश करने के लिए जल्दी से चाय बनाई। मनीष तिवारी ने इस बार ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि वह चुपचाप ताओवादी कमलनाथ के पास खड़ा रहा। उस समय जब ताओवादी कमलनाथ ने चाय का घूंट लिया तो उसे किसी की आभा का आभास हुआ। जब उसने अपनी नजरें एकाग्र की तो एक और असाधारण वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। ये व्यक्ति अपनी मेज और कुर्सी भी लाकर बैठ गया। डॉट डॉट बूढ़े आदमी को अपने सामने देखकर ताओवादी कमलनाथ मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के वशीभूत होकर गर्म चाय का बर्तन ऊपर उड़ गया। ये देखकर दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और बर्तन तोड़ दिया। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि बर्तन टूटने के बावजूद अंदर रखी चाय बिल्कुल नहीं गिरी, बल्कि चाय अभी भी बर्तन जैसी ही दिख रही थी। क्या ये पानी पर नियंत्रण की पौराणिक इच्छा है? पानी नाव को बहा भी सकता था और पलट भी सकता था। यह एक ऐसी चीज थी जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन इसमें तमाम तरह की दाव अंतर्दृष्टियां भी समाहित थीं। यदि कोई अपने हृदय को पूरी तरह से शांत नहीं कर सकता तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। ये देखकर कि कैसे ताओवादी कमलनाथ इतनी आसानी से पानी के आकार को बनाए रखने में सक्षम थे और यहाँ तक कि अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के लिए एक कप चाय भी डाल सकते थे, कई लोग आह भरने लगे और ताओवादी कमलनाथ की आश्चर्यजनक मनस्थिति की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। हे दाओवादी चंगहाई, हम इतने लंबे समय से नहीं मिले हैं। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मनस्थिति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। मैं आपके प्रति गहरी प्रशंसा रखता हूँ। दाओवादी कमलनाथ के सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उसने चाय पी ली। उसके पीछे एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुईं। वे पुनर्जन्म परी और अमेज़न दिव्य संप्रदाय की उसकी टीम थीं।
चाय खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि तुम अभी भी जिंदा और स्वस्थ हो। मुझे लगा था कि उस पीढ़ी में मैं ही अकेला जिंदा हूं, लेकिन मैं गलत था। हर बार जब मैं युवाओं के इस समूह को देखता हूं तो मैं अपने युग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता और अकेलापन महसूस करता हूं। ये सुनकर ताओवादी चंगहाई चुप रहा। उसने बूढ़े आदमी के पीछे खड़ी पुनर्जन्म परी की ओर देखा और फिर मनीष तिवारी की ओर देखा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, ताओवादी प्रशांत यादव, उस समय तुम और मैं इसी जगह सरदार रघुवीर से हार गए थे। मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। पीछे मुड़कर देखता हूं तो सैकड़ों साल पलक झपकते ही बीत गए। इस समय जब पुराने और नए पुराने की जगह ले रहे हैं तो और भी ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं यह मौका नहीं गंवाना चाहता। क्या? ताओवादी कैंगहाई की बात सुनने के बाद ताओवादी जू यून ने मनीष तिवारी की ओर देखा, जो पूर्व के पीछे खड़ा था, और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। वाह ताओवादी चंगहाई, इस बार आप अच्छी तैयारी से आए हैं। आपने वाकई एक प्रतिभाशाली युवक को तैयार किया है, ताओवादी प्रशांत यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। ताओवादी चंगहाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय ने इस समयावधि में कोई अद्वितीय प्रतिभाएं विकसित की हैं? ये वाक्य सुनते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कई लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ताओवादी चंगहाई को प्रमुख रघुवीर ने पराजित किया था, लेकिन अब जब वह मर चुका है तो क्या वह अपने शिष्य से बदला लेने की कोशिश कर रहा है? ये कहना कठिन है, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद ये पूरी तरह संभव है। मनीष तिवारी को एक अद्भुत प्रतिभा माना जा सकता है और उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में अद्भुत है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगता है कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय ने कोई भी अद्वितीय प्रतिभा नहीं दिखाई है। यदि आप वास्तव में गिनना चाहते हैं तो राहुल के सबसे बड़े शिष्य को अद्भुत प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह मनीष तिवारी की तुलना में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं लगती हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उसने कुछ समय पहले सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की रेयांश को हराया था। उसकी युद्ध शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। वह निश्चित रूप से मनीष तिवारी के बराबर है। बातचीत सुनकर ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव दोनों चौंक गए। उन दोनों ने एक बहुत ही परिचित शब्द उठाया, क्लाउड स्काई पीक। ताओवादी चंगहाई, क्या ये हो सकता है कि क्लाउड स्काई शिखर से कोई और अद्वितीय प्रतिभा है? ताओवादी प्रशांत यादव ने संदेह से पूछा। चीफ रघुवीर की बदौलत 3 शब्द क्लाउड स्काई पीक उनकी यादों में गहराई से अंकित हो गए थे। ताओवादी चंगहाई भी बहुत हैरान थे। यह अमर तलवार राहुल कौन थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? डॉट 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 पूर्वी महाद्वीप में ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ कब से प्रकट हुआ? ताओवादी चंगहाई ने एल्डर सोनू की ओर मुड़कर पूछा। टोंगटियन, यह अमर तलवार किसकी है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? ये सुनकर एल्डर सोनू जल्दी से आगे बढ़े और धीमी आवाज में कहा, गुरु, जिस अमर तलवार की आप बात कर रहे हैं वह प्रमुख रघुवीर का शिष्य है। उसका असली नाम राहुल है। हालांकि वह बहुत छोटा है, वह पहले ही परमधाम पहुंच चुका है। इसके अलावा मुझे डर है कि तलवार दाव में प्रतिभा के मामले में चीफ रघुवीर भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। बहुत समय पहले की बात नहीं है, अमर दिव्य संप्रदाय के एल्डर संजय ने इस अमर तलवार का अपमान किया था और यहाँ तक कि अपने शिष्यों को मारना भी चाहते थे। हालांकि वह असफल रहा और मारा गया। यहाँ तक कि अमर दिव्य संप्रदाय भी नष्ट हो गया। ये सुनकर दोनों ताओवादी हैरान रह गए। क्या ये सच है? उन दोनों को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे अमर दिव्य संप्रदाय के एक व्यक्ति ताओवादी कुलदीप आर्या को जानते थे, जो परमलोक के मध्य स्तर तक पहुंच चुके थे। कुलदीप आर्या जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अमर दिव्य संप्रदाय की रक्षा नहीं कर सका। इस क्षण वे दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रमुख रघुवीर की मृत्यु के बाद क्लाउड स्काई पीक में इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होगा। एल्डर सोनू का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन दोनों को पहले ही यह एहसास हो गया था कि राहुल, जिसे अमर तलवार कहा जाता था, उनसे कमजोर नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तो परम शक्ति के शिखर तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगा दिए थे, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ ही दशकों में यह मुकाम हासिल कर लिया। इस व्यक्ति की तुलना में मनीष तिवारी, पुनर्जन्म परी और अन्य लोग फीके लग रहे थे। डॉट डॉट यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अद्वितीय प्रतिभा माना जा सकता है। ताओवादी चंगहाई, ऐसा लगता है कि हम बूढ़े लोग इन युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ताओवादी प्रशांत यादव बहुत भावुक हो गया। हालांकि दोनों की दिलचस्पी भी बहुत थी। इस अमर तलवार में ऐसा क्या खास था? वे यहाँ युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं के उदय को देखने आए थे, लेकिन राहुल के बारे में पता चलने के बाद उनकी रुचि उसकी ओर स्थानांतरित हो गई। टोंगटियन, क्या तुमने जो कहा वह सच है? ताओवादी कंगहाई अभी भी अविश्वास में थे। एल्डर तांतियन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, ये सच है। मैं राहुल से भी परिचित हूँ। उसकी युद्ध शक्ति वाकई अद्भुत है और वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तलवार दाव के संदर्भ में प्राचीन क्षेत्र से नीचे कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ये सुनकर ताओवादी चंगहाई के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। पहले तो उसने सोचा था कि वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के सामने अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लेगा, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। चूंकि राहुल पहले से ही इतना मजबूत था, तो उसने जिस शिष्य को स्वीकार किया वह निश्चित रूप से असाधारण भी होगा। उसने मुड़कर मनीष तिवारी की ओर देखा और पूछा, बेचैन, क्या तुम राहुल के सबसे बड़े शिष्य को जानते हो?
क्या तुम्हें जीतने का भरोसा है? ये सुनकर मनीष तिवारी का चेहरा तुरंत कड़वाहट से भर गया। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया, महागुरु, सच कहूं तो मुझे राहुल के सबसे बड़े शिष्य को हराने का पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगा। मनीष तिवारी, जो हमेशा से आत्मविश्वास से भरे रहे थे, इस पल हिचकिचा रहे थे। ऐसा होना वाकई दुर्लभ था। कुछ समय पहले सुप्रिया ने रेयांश को हराने के लिए हेल स्लैश का इस्तेमाल किया था। हालांकि रेयांश मनीष तिवारी को हरा नहीं सका, फिर भी उनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं आया। इसलिए यदि मनीष तिवारी और सुप्रिया के बीच मुकाबला होता तो ये कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा। ये सुनकर ताओवादी कमलनाथ को एहसास हुआ कि आगे हालात मुश्किल होंगे। उसने शुरू में सोचा था कि इस बार मनीष तिवारी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा फिर से क्लाउड स्काई पीक से था। ताओवादी कमलनाथ को लगा कि यह दृश्य उसके और सरदार रघुवीर के बीच हुए युद्ध से बहुत मिलता जुलता है। उस साल वह बुरी तरह हार गया था। उसका डर बढ़ता गया, लेकिन ताओवादी चंगहाई ने हार नहीं मानी। आखिरकार लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, इसलिए यह अभी भी अनिश्चित था कि कौन जीतेगा। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, लोगों का एक और समूह प्रकट हुआ और ताओवादी चंगहाई के बाईं ओर खाली स्थान पर उतर गया। सबसे आगे काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। वह किसी ऋषि जैसा लग रहा था और दोनों ताओवादियों को देखकर पाखंडी मुस्कान बिखेर रहा था। हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। दोनों ने मुड़कर एक साथ उसकी ओर देखा। ताओवादी प्रशांत यादव सबसे पहले बोला, हे, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तो ये सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय से ओमकार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी जीवित होंगे। ये व्यक्ति भी ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव के ही युग से था। ताओवादी प्रशांत यादव के विलक्षण शब्दों से ताओवादी ओमकार इतना क्रोधित हो गया कि उसकी दाढ़ी कांपने लगी। वह और ताओवादी प्रशांत यादव जीवन भर लड़ते रहे थे और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। ये तो अच्छा ही था कि उन्होंने वहीं और अभी लड़ना शुरू नहीं किया। ओमकार का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ताओवादी प्रशांत यादव, तुम्हें मजाक करना तो आता ही है। क्या तुम अभी भी जिंदा और स्वस्थ नहीं हो? मैं तुमसे पहले नहीं मरूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ताओवादी ओमकार ने अपने पैर पार कर लिए। इस समय 3 प्रमुख शक्तियों के पूर्वज आ चुके थे, जिससे जगह शांत हो गई। किसी ने भी जोर से बात करने की हिम्मत नहीं की। उनके जैसे साधारण शिष्यों के लिए ये विशेषज्ञ किसी महान हस्ती के समान थे। आज पहली बार उन्होंने उनके असली चेहरे देखे थे। नतीजतन वे किसी मूर्ति सम्मेलन में उपस्थित प्रशंसकों जैसे थे। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। तीनों विशेषज्ञों ने बैठने के बाद बातचीत जारी नहीं रखी और चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। इसी समय पहाड़ की तलहटी में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब तक सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय, त्यानिक्सिया अकादमी, अमेज़न दिव्य संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय आदि की कुछ शक्तियां प्रकट हो चुकी थीं। यहाँ तक कि अधिक दूरदराज के क्षेत्रों से भी सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ीं। साथ ही कुछ ऐसी सेनाएं भी आई जो अनगिनत वर्षों से छिपी हुई थीं। थोड़ी देर बाद महान वन्य दिव्य संप्रदाय का समूह भी आ गया। सबसे पहले दारा सिंह पहुंचे। दुर्भाग्य से ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने न आने का फैसला किया था। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते ग्रैंड मास्टर भीमसेन को अब इस सभा की कोई परवाह नहीं थी, खासकर अब जब राहुल आसपास था और संप्रदाय को और ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। यही कारण था कि इस बार वे एकांतवास से बाहर नहीं आए और खेती जारी रखने का निर्णय लिया। ये देखकर कि दारा सिंह आ गया है, एल्डर सोनू और अथर्व उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। भाइयों, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अथर्व का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए 100 साल हो गए थे। वह भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। समय तेजी से बीत गया और उम्र ने उन पर कब्जा कर लिया। उनकी युवावस्था की अधिक भावना बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी तथा उसकी जगह एक वृद्ध व्यक्ति की दयालुता और सौहार्द ने ले ली थी। हाँ, भाई चू, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चूंकि वे पुराने मित्र थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। उसके बाद दारा सिंह अंततः पूर्वजों का अभिवादन करने के लिए उनके पास गए। नमस्कार, ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव। दारा सिंह ने ताओवादी ओमकार को नजरअंदाज करने में भी संकोच नहीं किया। ताओवादी कमलनाथ मुस्कुराए और ताओवादी प्रशांत यादव ने भी दारा सिंह की ओर सिर हिलाया। ताओवादी ओमकार को नजरअंदाज किए जाने पर दोनों मन ही मन हंसे। तभी ताओवादी प्रशांत यादव को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, दारा सिंह, क्या तुम्हारे मार्शल चाचा ग्रैंड मास्टर भीमसेन नहीं आए? ये सुनकर दारा सिंह हंसा और बोला, हाँ, वह इस समय अपनी एकांत साधना के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस बार नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए उसे दोष नहीं देंगे। ताओवादी कमलनाथ खिलखिलाकर हंसा। ग्रैंड मास्टर भीमसेन अभी भी साधना में डूबा हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतना बड़ा आयोजन चूक गया। हाँ, ताओवादी प्रशांत यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अब उसे इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वे कहा करते थे कि इंसान को पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। अब वे अपनी ही बात के खिलाफ जाकर एकांत में साधना में व्यस्त हैं। ये सुनकर दारा सिंह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसे ग्रैंड मास्टर भीमसेन के साथ जो हुआ था उसके बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट था।
बहुत समय पहले ग्रैंडमास्टर भीमसेन को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था और वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने खुद को उस गुप्त कक्ष में बंद कर लिया था और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। साधना पथ पर हर किसी को अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और अलग अलग पछतावे होंगे। अगर ये पछतावे जुनून बन जाएं तो ये साधक की प्रगति को नुकसान पहुंचाएंगे। ग्रैंडमास्टर भीमसेन एक असाधारण विशेषज्ञ थे, लेकिन फिर भी उन्हें नश्वर संसार से लगाव था। वे महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में थे, लेकिन उनका हृदय उससे जुड़ा नहीं था। वह कभी अद्वितीय प्रतिभा का धनी था और यहाँ तक कि मुखिया रघुवीर को भी मात देने की क्षमता रखता था। हालांकि उस घटना के बाद वह सर्वोच्च क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही अटक गया और आगे कोई प्रगति नहीं कर सका। सांस। दारा सिंह ने गहरी सांस छोड़ते हुए हाथ हिलाया। ग्रैंडमास्टर भीमसेन के सामने आए इस मामले में चीफ रघुवीर ने भी दखल दिया था, लेकिन वह अभी भी इसे सुलझा नहीं पाए थे। जैसे ही दारा सिंह मुड़कर जाने वाला था, एक गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। आओ ले, तू बदमाश, क्या तू अंधा है? क्या तू मुझे यहाँ नहीं देख रहा? इस समय ताओवादी ओमकार इसे और नहीं रोक पाए। वे तीनों एक ही युग के शीर्षस्थ विद्वान थे, फिर भी दारा सिंह ने केवल ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव को ही सम्मान दिया था। क्या ये हो सकता है कि सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की उपेक्षा की जा रही थी? माहौल तुरंत भारी हो गया। दारा सिंह बस मुस्कुराई, पलटी और बोली, अरे मुझे बहुत अफसोस है, मैंने नहीं देखा कि ताओवादी ओमकार भी यहाँ थे। मैंने अनादर किया है, ये सचमुच मेरी गलती है। बस्टर्ड। ताओवादी ओमकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह इतनी देर से वहीं बैठा था, लेकिन दारा सिंह ने कहा कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये बदमाश साफ तौर पर उसे अनदेखा कर रहा था। बुरा नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? ताओवादी ओमकार ने उसे कठोर शब्दों में फटकार लगाई और फिर ठंडे स्वर में कहा, आपका महान वन्य दिव्य संप्रदाय वास्तव में अधिक से अधिक आत्ममुग्ध होता जा रहा है। नहीं नहीं, हम वास्तव में इतनी दूर नहीं जा रहे हैं, दारा सिंह ने बहुत शांति से उत्तर दिया। पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। खैर, शुरू से ही यही उसका इरादा था। वह ताओवादी ओमकार को अपना दुश्मन मानता था, तो उसकी तरफ देखता भी क्यों? उस समय अगर मुखिया रघुवीर की समय पर मदद न होती तो दारा सिंह ओमकार की वजह से मर जाता। इसलिए दारा सिंह हमेशा से ओमकार से रंजिश रखता था और उसने अभी जो किया वह सिर्फ उससे बदला लेने के लिए था। हाँ दारा सिंह, यह मत सोचो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो क्योंकि तुमने अमर दिव्य संप्रदाय को नष्ट कर दिया है। शायद अन्य शक्तियां आपसे भयभीत हों, लेकिन सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय उनमें से नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्लिम फिट। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय और महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बीच युद्ध होने वाला था? लोगों को अभी भी कुछ समय पहले अमर दिव्य संप्रदाय के पूर्ण विनाश की याद है, जिसने साधना जगत को लंबे समय तक झकझोर कर रख दिया था। इसलिए ये शब्द सुनकर हर कोई एक अच्छे शो की उम्मीद से भर गया। हाँ, लोग हमेशा कहते हैं कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के दारा सिंह का स्वभाव बहुत उग्र होता है। आज हम देखेंगे कि यह सच है। भले ही वह पुरानी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से भिड़ रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह पीछे हटने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अगर दोनों संप्रदायों में वास्तव में मारपीट हो जाए तो क्या महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में कोई भी ताओवादी ओमकार को हरा सकता है? सबकी राय अलग अलग थी और कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि दारा सिंह ताओवादी ओमकार से सीधे तौर पर निपटने में इतना आश्वस्त क्यों था। दारा सिंह का भाव अभी भी शांत और संयमित था। दारा सिंह ने एक पल सोचने के बाद ताओवादी ओमकार की ओर देखा और कहा, अगर तुम सचमुच महान निर्जन दिव्य पंथ से असंतुष्ट हो तो अगर तुम आ सको तो हमारे पास आ जाओ, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें अपने अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप में क्षमता है तो फिर से कहिए। ताओवादी ओमकार की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया, लेकिन उन्हें महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय रक्षक गठन की भी याद आए और वे हिचकिचाए। धत्तेरी की। ओमकार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने हमला कर दिया। हालांकि उसमें सीधे संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसने यहां हमला करने की हिम्मत की। मैं आज अच्छी तरह देखूंगा कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। तभी एक अत्यंत भयानक शक्ति उतरी, लेकिन दारा सिंह की अभिव्यक्ति शांत रही। उसने अपनी ताकत जुटाई और एक मुक्का मारा, जिससे ताओवादी ओमकार का हमला रुक गया। क्षण भर में ही प्रभाव से कंपन की लहरें उठी, जिससे वहां उपस्थित कई साधक गिर पड़े। इस समय ताओवादी ओमकार को झटका लगा। उसका मूल इरादा केवल दारा सिंह को डराना था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। दारा सिंह सर्वोच्च क्षेत्र में कब पहुंची थी? आओ लेई ने अपना हाथ बढ़ाकर झिझक को दूर किया। फिर शांत भाव से बोले, ताओवादी ओमकार, चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। मैं तुमसे ये बात नहीं छिपाऊंगा। मेरे छोटे भाई का गुस्सा मुझसे कहीं ज्यादा भड़केला है। अगर तुम उसे गुस्सा दिला दोगे तो कोई भी उसे मना नहीं पाएगा। अगर आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप अमर दिव्य संप्रदाय के बारे में सोचें। अगर आप चाहते हैं कि सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का भी यही हाल हो तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। ये कहने के बाद दारा सिंह को अचानक बहुत बेफिक्र महसूस हुआ। उसे अचानक लगा कि एक छोटा भाई होना बहुत अच्छा है, जो बहुत ही शानदार है। हाँ, जूनियर भाई राहुल, मैं आपके नाम का इस्तेमाल शेखी बघारने और दिखावा करने के लिए करूंगा, दारा सिंह ने खुशी से सोचा। ये शब्द सुनते ही ताओवादी ब्लैक आयरन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए।
उसे साफ याद आ गया कि राहुल ने कितनी आसानी से एल्डर संजय को मार डाला था और वो खुद भी राहुल के हाथों मरने के कितने करीब पहुंच गया था। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए वह बहुत डर गया। ताओवादी ओमकार बहुत उलझन में थे। प्रमुख रघुवीर की मृत्यु के बाद क्या ग्रैंडमास्टर भीमसेन महान निर्जन दिव्य संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था? दारा सिंह ने अभी जो कहा था उससे ऐसा लग रहा था कि उसका ये कनिष्ठ भाई महान वन्य दिव्य संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली था। ताओवादी ब्लैक आयरन जल्दी से दौड़कर आया और ताओवादी ओमकार से कहा, गुरु, जिस व्यक्ति का दारा सिंह ने अभी उल्लेख किया है वह क्लाउड स्काई पीक का नया प्रमुख है और प्रमुख रघुवीर का शिष्य है। उसे राहुल कहा जाता है, लेकिन अन्य लोग उसे तलवार अमर कहना पसंद करते हैं क्योंकि तलवार दाव के संदर्भ में उसकी उपलब्धियां अविश्वसनीय रूप से उच्च हैं। वरिष्ठ ताइन और अमर दिव्य संप्रदाय के कुलदीप आर्या दोनों उसकी तलवार से आसानी से मारे गए। यह ताओवादी ओमकार के हाव भाव अचानक बदल गए। आखिरकार उसे समझ आ गया कि दारा सिंह इतना आश्वस्त क्यों था। वह कुलदीप आर्या की लड़ाकू शक्ति से अच्छी तरह परिचित था। यदि राहुल ने सचमुच कुलदीप आर्या को इतनी आसानी से मार दिया होता तो इस व्यक्ति का साधना स्तर कम से कम परमधाम के उन्नत स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि राहुल क्लाउड स्काई पीक से थी। ये देखकर कि दारा सिंह ने वास्तव में उसे धमकाने के लिए अपने कनिष्ठ भाई का इस्तेमाल किया था, ओमकार ने उदास होकर कहा, आपका महान वन्य दिव्य संप्रदाय वास्तव में काफी ढीठ है। क्या आपको लगता है कि मैं युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति से डरता हूं? अगर ग्रैंडमास्टर भीमसेन न होता तो मैं आज तुम्हें जरूर सबक सिखा देता। ऐसा दोबारा नहीं होगा, वरना मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। हा। ठीक इसी समय दारा सिंह के पास कुछ और आकृतियां प्रकट हुईं। जयवीर, टीचर निशा और अन्य सभी आ गए थे। जयवीर वह व्यक्ति था जो जोर से हंसा, जिसके बाद उसने तुरंत कहा, दूसरे वरिष्ठ भाई, मैंने दूर से एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। ये भौंकने वाला कुत्ता किस परिवार का है? इसे समारोह में लाने के बजाय घर पर क्यों नहीं बांधा? जयवीर की बातें सुनकर दारा सिंह ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वास्तव में कुत्ता सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय से प्रतीत होता है। ये सुनते ही ओमकार इतना गुस्सा हो गया कि उसकी नसें फूल गईं। ये दोनों लोग तो उसका खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे। वह एक शीर्ष स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उन दोनों ने वास्तव में उसके बारे में इस तरह बोलने का साहस किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं, वह सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय से है, तो फिर सब कुछ समझ में आता है, जयवीर ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। हर शब्द ताओवादी ओमकार पर गहरा असर कर रहा था, जिससे वह गुस्से से कांप रहा था। जयवीर, इन शब्दों का क्या मतलब है? तुम्हें मेरे स्वामी को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत किसने दी? ताओवादी ब्लैक आयरन गुस्से में चिल्लाया, लेकिन जयवीर ने ये शब्द सुने तो वह तुरंत जोर से हंस पड़ा। सब ने सुना है ना? मैंने किसी की ओर इशारा नहीं किया, लेकिन ताओवादी ब्लैक आयरन ने कहा कि मैं उसके गुरु को डांट रहा था। ये उसके शब्द हैं, अब मेरे नहीं। मुझे सचमुच उसकी तारीफ करनी होगी। उसने अपने ही मालिक का अपमान करने और उसे कुत्ता कहने की हिम्मत की। मेरे हिसाब से वह एक असली कुत्ता है। मैं अब सचमुच तुमसे घृणा करता हूँ। जयवीर का जवाब सुनकर ताओवादी ब्लैक आयरन क्रोधित हो गया और अपने परिवार की सभी 9 पीढ़ियों को श्राप देना चाहता था। जयवीर अपने मुंह में शब्द डाल रहा था। ताओवादी ब्लैक आयरन ने जल्दी से अपने गुरु से कहा, गुरु, आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता। जयवीर मेरी निंदा कर रहा है। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। बस चुप रहो। ताओवादी ओमकार ने उसे तीखी नजरों से देखा। वह गुस्से से मरने ही वाला था और उसका शिष्य इस स्थिति में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था। उसने एक पल के लिए खुद को शांत किया, फिर अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली। उसकी नज़रें सीधे जयवीर पर टिक गईं और फिर वह सीधा खड़ा हो गया। हा, सब लोग शांत हो जाओ। क्या सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अच्छा नहीं है? ताओवादी प्रशांत यादव ने जब महसूस किया कि स्थिति बिगड़ गई है तो उन्होंने तुरंत मध्यस्थता करने की कोशिश की। अभी तो जमावड़ा शुरू भी नहीं हुआ था। क्या उन्हें युद्ध शुरू करने की इतनी जल्दी थी? धत्तेरी की। ताओवादी ओमकार ने ताओवादी प्रशांत यादव की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और जयवीर को हत्या की नीयत से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, लगता है महान वन्य क्षेत्र का दिव्य संप्रदाय और भी ज्यादा अहंकारी होता जा रहा है। तुमने मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, तो फिर मैं भी खेलूंगा। उसके बाद एक शीर्ष स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा एक पल में जारी की गई और आकाश तुरंत काले बादलों और तेज हवाओं से भर गया। इस क्षण जयवीर और समूह के बाकी सदस्यों को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पर्वत उनके कंधों पर दबाव डाल रहा हो। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद जयवीर ने खुद को संभाला और अपनी प्रारंभिक अवस्था वाली सर्वोच्च लोक आभा को मुक्त कर दिया। इस आभा को महसूस करने के बाद घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग डर के मारे पीले पड़ गए। क्या जयवीर वास्तव में सर्वोच्च क्षेत्र तक भी पहुंच गया? ऐसी स्थिति में महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में कितने सर्वोच्च लोक साधक हैं? इस समय ताओवादी ओमकार भी हैरान रह गए। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में 2 सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इसके अलावा राहुल का आना अभी बाकी था, लेकिन दारा सिंह की शेखी बघारते हुए राहुल भी एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ ही था। इसका मतलब यह था कि महान वन्य क्षेत्र दैवीय संप्रदाय और अधिक मजबूत होने जा रहा था। ये देखकर ताओवादी ओमकार केवल अपनी हत्या की मंशा वापस ले सका और चिल्लाया, बुरा नहीं।
एक और सर्वोच्च लोक साधक। खैर, ये तो मिलने की जगह है, इसलिए अच्छी बातचीत के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। देखते हैं तुम दोनों में कितनी ताकत है। अपना हमला शुरू करने से पहले ताओवादी ओमकार ने बेशर्मी से दारा सिंह और जयवीर पर हमला करने का बहाना ढूंढ लिया। तुम दोनों को आगे बढ़कर साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह मत कहना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। दारा सिंह और जयवीर ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर लड़ाई का स्वागत किया। हे, ये देखते हुए कि आपने मुझे पहले ही इतनी मेहमाननवाजी से आमंत्रित किया है, अस्वीकार करना शर्म की बात होगी। आज चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं, जयवीर ने बहुत अहंकार से कहा। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वह जानता था कि जिस शत्रु का वह सामना करने वाला था वह एक सर्वोच्च स्तर का परम लोक साधक था, फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ। आखिरकार उसे अभी तक राहुल द्वारा दी गई गोली की शक्ति पूरी तरह से ग्रहण नहीं हुई थी। अगर वह निश्चित गुप्त तकनीक को सक्रिय कर लेता तो वह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ पाता। इसके अलावा वह अच्छी तरह जानता था कि राहुल के आने में ज्यादा देर नहीं है। डरने की क्या बात थी? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। अभिमानी, ताओवादी ओमकार चिल्लाया। वह हमला करने के लिए तैयार था। इस समय एक सफेद वस्त्रधारी आकृति अचानक ताओवादी ओमकार के सामने प्रकट हुई और उसने तुरंत ही उसके द्वारा छोड़ी गई आभा को दूर कर दिया। वह अंततः यहाँ है। कुछ ही दूरी पर महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लोग इस आकृति को देखकर उत्साहित हो गए। राहुल के अलावा और कौन हो सकता है? इस समय विमल और उनके 3 शिष्य बहुत शांति से आकाश में प्रकट हुए। उसके हाथ की एक लहर के साथ ताओवादी गुहाई द्वारा जारी की गई भव्य आभा एक पल में गायब हो गई। हे, ये बूढ़ा ताओवादी अच्छे मूड में लग रहा है। चूंकि तुम लड़ने को तैयार हो तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने दोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा निकली। ये ताओवादी ओमकार द्वारा छोड़ी गई आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस क्षण पूरा स्थान शांत हो गया। यहाँ तक कि ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव भी इतने सदमे में थे कि उन्होंने अपने हाथों में रखे चाय के कपों को जमीन पर गिरते हुए भी नहीं देखा। गुरुजी, एल्डर सोनू ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये क्लाउड स्काई चोटी का प्रमुख है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, राहुल। ये सुनकर ताओवादी चंगहाई के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। डॉट 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 ये राहुल है। वह वास्तव में एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ है। ये तो अविश्वसनीय था। इतनी कम उम्र में उसने ये सब कैसे कर दिखाया? भविष्य में क्या उसके लिए प्राचीन क्षेत्र या यहाँ तक कि मोहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुँचना आसान नहीं होगा? ताओवादी प्रशांत यादव भी हैरान रह गया। ताओवादी चंगहाई, क्या तुमने ध्यान दिया? इस व्यक्ति से जो आभा निकल रही है वह हमारी आभा से भी ज्यादा प्रबल है। वह निश्चित रूप से कोई साधारण शिखर स्तरीय सर्वोच्च लोक साधक नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति शरीर शोधन और आध्यात्मिक साधना दोनों ही कर रहा होगा। उसके द्वारा प्रकट की जा रही आभा का यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। ताओवादी प्रशांत यादव के शब्द सुनकर ताओवादी कमलनाथ और भी हैरान हो गया। राहुल का इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक साधना के मामले में सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंचना तो बहुत ही भयानक था, लेकिन उसने शरीर शोधन साधना के मामले में भी ऐसा ही किया था। बेतुका, राहुल के आने के बाद माहौल अचानक और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। यहाँ मौजूद ज्यादातर साधक उसके कर्तव्यों से वाकिफ थे और देखना चाहते थे कि अगर मौजूदा पीढ़ी का सबसे बड़ा विशेषज्ञ पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों से भिड़ जाए तो क्या होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जितना अधिक लोग इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक उत्साहित होते जाते। राहुल की शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही ताओवादी ओमकार का चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत पीछे हटने के उपाय सोचने लगा। उसे अपनी जीत की संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही थीं। महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने इस क्षमता के विशेषज्ञ का निर्माण कैसे किया? यदि यही स्थिति जारी रही तो महान वन्य दिव्य संप्रदाय को पूर्वी महाद्वीप में निर्विवाद रूप से नंबर 1 संप्रदाय बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। ताओवादी ओमकार को अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। उसे अभी कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने दारा सिंह के उकसावे को सहन किया होता तो ये घटना नहीं घटती। तो आप राहुल हैं? ताओवादी ओमकार ने उदास चेहरे से कहा। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। डॉट डॉट जवाब देने से पहले राहुल ने पहले अपने 3 शिष्यों की ओर देखा और उनसे महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के बाकी साधकों के साथ शामिल होने के लिए कहा। हाँ, वह मैं हूँ। हे, बुरा नहीं है, तुम जवान और होनहार हो। स्वर्ग में चीफ रघुवीर की आत्मा बहुत खुश होगी कि तुम इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंच गई हो। ताओवादी ओमकार के रवैये में अचानक बदलाव देखकर कई लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। हे भगवान, क्या ताओवादी ओमकार डर गए हैं? चाहे कुछ भी हो, वह परम दिव्य संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ है। अगर वह इस समय डर गया तो क्या इससे परम दिव्य संप्रदाय की छवि खराब नहीं होगी? सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। बेशक ताओवादी ओमकार ने उनकी हर बात सुनी और वह उन्हें पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। भाड़ में जाओ, ये लोग अज्ञानी थे। लोगों के लिए अपनी सीमाओं को जानना महत्वपूर्ण था। ताओवादी ओमकार ने अंततः कहा, आपके गुरु के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए आप मेरे लिए आधे योद्धा भतीजे माने जा सकते हैं। ऐसे में मेरे लिए आप पर हमला करने का कोई कारण नहीं है, वरना मैं साधना जगत में उपहास का पात्र बन जाऊंगा।
ताओवादी ओमकार ने बेशर्मी से खुद को बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। हालांकि ये सुनकर जयवीर नाखुश हो गया और बोला, ओह, तुम चीफ रघुवीर के साथ अपने रिश्ते का जिक्र भी क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी हम पर हमला करके पूरी तरह खुश नहीं थे? जयवीर के शब्द तीखे और तीखे थे। खैर, राहुल उसकी रक्षा के लिए मौजूद था, इसलिए वह जो चाहे कह सकता था। इसलिए उसने तुरंत आगे कहा, अरे, मुझे आखिरकार समझ आ ही गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम डरी हुई हो, है ना? टीएस। इसके बाद जयवीर ने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर आदेश दिया, बाद में संप्रदाय में वापस आते समय इसे गुप्त रखना। हम किसी को ये पता नहीं चलने देंगे कि वह डर गया है, ठीक है? जब शिष्यों ने ये शब्द सुने तो उनमें से प्रत्येक ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी हंसी को बलपूर्वक रोक लिया। काफी देर बाद वे शांत हुए और बोले, हाँ गुरुजी, हम वादा करते हैं कि हम इसे गुप्त रखेंगे। ये सुनकर ताओवादी ओमकार इसे और अधिक नहीं रोक सका और उसने खून की उल्टी कर दी। इस मामले ने पहले ही परम दिव्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया था, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह हार तो सकता था, पर कम से कम वह लड़ तो सकता था। ये सोचते हुए ओमकार खड़े हुए और बोले, चून की चीजें इस स्थिति तक पहुंच गई हैं, ऐसा लगता है कि मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा हुआ कि मैं ये देखना चाहता हूं कि रघुवीर का शिष्य कितना शक्तिशाली है। इस समय केवल युद्ध से ही इस मामले का समाधान हो सकता है। राहुल भी शांति से खड़ा हुआ और अपना दाहिना हाथ ताओवादी ओमकार की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो फिर हम ऐसा करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने एक सहज कदम उठाया और 100 मीटर ऊपर आकाश में उड़ गया। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह भी राहुल से मिलने के लिए उड़ गया। ये दृश्य देखकर भीड़ और भी उत्साहित हो गई। इस सभा की पहली लड़ाई सर्वोच्च स्तर के सर्वोच्च क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच है। ये यात्रा सार्थक रही। आइए देखते हैं कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय या सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय विजयी होगा। इस समय मनीष तिवारी, पुनर्जन्म परी और अन्य प्रतिभाशाली लोग भी बहुत उत्साहित थे। सीनियर राहुल को युद्ध में देखे हुए बहुत समय हो गया है। मैं बहुत उत्साहित हूं, मनीष तिवारी ने खुद से बुदबुदाया, पलकें झपकाने को भी तैयार नहीं। टीचर निशा ने चिंता से राहुल को देखा। हालांकि वह पीछे मुड़कर सुप्रिया की ओर देखना और कहना नहीं भूली, सुप्रिया, बेहतर होगा कि तुम इस लड़ाई को ठीक से देखो। शीर्ष स्तर के सर्वोच्च लोक विशेषज्ञों के बीच युद्ध आपके लिए एक अवसर है। यदि आप इससे अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें तो यह निश्चित रूप से आपकी साधना के लिए लाभदायक होगा। सुप्रिया ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी नजरें आसमान में दो लोगों पर गड़ा दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह पहले से ही स्वर्गलोक तक पहुंचने की कगार पर थी, इसलिए टीचर निशा को उम्मीद थी कि वह इस लड़ाई से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकेगी। इस समय आकाश में दो लोग लड़ने के लिए तैयार थे। राहुल ने अपना हथियार भी नहीं निकाला, बल्कि बस अपना दाहिना हाथ ताओवादी ओमकार की ओर उठाया। कुछ ही क्षणों बाद उसके दाहिने हाथ से आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और एक तलवार में परिवर्तित हो गई। उसने शांति से कहा, ताओवादी ओमकार, अब और समय बर्बाद न करें। पुरानी पीढ़ी के एक विशेषज्ञ का सामना करने के बावजूद राहुल ने पहला कदम उठाने का विकल्प नहीं चुना। ताओवादी ओमकार ने भी वैसा ही जवाब दिया। उन्होंने भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और तुरंत नीचे नदी के पानी को नियंत्रित किया, जिससे वह आसमान की ओर उछलने लगा। जैसे ही उनके हाथ लगातार मुहर लगाते रहे, पानी की धाराएं एक सुरक्षात्मक अवरोध में संघनित हो गईं, जबकि सैकड़ों दाव कमल खिल गए। ये कदम बुरा नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति पहले ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है, ताओवादी चंगहाई ने कहा। सर्वोच्च लोक में व्यक्ति की मनस्थिति का भी युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ता। कुछ लोग अपने शब्दों से, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी नियमों की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, जैसे ताओवादी कमलनाथ ने पहले चायदानी में रखी चाय के साथ किया था। पानी को ढाल की तरह इस्तेमाल करना और पानी को कमल के फूलों में संघनित करना। पानी अपरिवर्तनीय हो सकता है, लेकिन ये हमेशा बदलता भी रह सकता है। इसके भीतर एक शक्तिशाली ताओ सिद्धांत अवश्य होना चाहिए। वरिष्ठ राहुल इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मनीष तिवारी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे कुछ समझ आ गया था। हवा में राहुल भी ताओवादी ओमकार की चाल से चौंक गया, लेकिन वह शांत रहा। कुछ ही क्षणों बाद दाव कमल पानी की विनाशकारी धाराओं में बदल गए, जो राहुल की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। ये जलधाराएं फ्लोरोसेंट रोशनी से झिलमिला रही थीं, जो अनजाने में ही उनके लक्ष्य को चकाचौंध कर देती थीं, जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता था। ये हमला उतना सामान्य नहीं था जितना कि प्रतीत होता था। राहुल को अपना अतीत नजर आ रहा था। समय उड़ता गया और उसकी आंखों के सामने साल बीत गए। जाहिर था कि हमले में भी समय की ताकत थी। राहुल की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव देखने के बाद ताओवादी ओमकार ने अंततः गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अरे, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस तकनीक को कैसे तोड़ते हो। साफ जाहिर था कि उसे अपने हमले पर पूरा भरोसा था। आखिरकार इसमें समय की ताकत शामिल थी, इसलिए उसे रोकना इतना आसान नहीं था। जहां कहीं से भी पानी की ये बहती धाराएं गुजरती, वहां सभी फूल, घास और पेड़ मुरझा जाते और अपनी जीवन शक्ति खो देते। समय की तीव्र गति के कारण अंततः सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तभी उफनते पानी ने वायुजुबान के शरीर को छेद दिया और उसकी जीवन शक्ति छीन ली। क्या ऐसा हो सकता है?
क्या सब कुछ खत्म हो गया था? राहुल ने शांति से अपना हाथ बढ़ाया और एक व्यापक गति की पन्ने जैसे हरे प्रकाश की किरणें निकली, जिसने तुरंत आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। तुरंत ही उसके आसपास की मृत्यु भूमि जीवन शक्ति से भरे एक मैदान में बदल गई। हरी भरी कलियां खिल उठीं और फूल खिलने के लिए होड़ लगाने लगे, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो गया। स्वर्ग! ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। इतनी प्रचुर ऊर्जा! शिक्षक ने अवश्य ही कोई अद्भुत तकनीक अपनाई होगी, है ना? सुप्रिया की नज़रें राहुल के शरीर पर से हटी ही नहीं और वह सदमे में खुद से बुदबुदाने लगी। जितना अधिक वह इस कदम के बारे में सोचती, उतना ही अधिक उसे इसकी गहराई समझ में आने लगती। दूसरी ओर ताओवादी ओमकार भयभीत था। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि जिस शक्तिशाली हमले के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसे इतनी आसानी से नाकाम कर दिया जाएगा। हाँ, ताओवादी ओमकार, मैंने अभी जो चाल चली है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या ये ठीक है? ताओवादी ओमकार के हमले को आसानी से विफल करने के बाद राहुल मुस्कुराया। उसने अभी जो चाल चली थी वह फ्लोरा तलवार तकनीक की तीसरी चाल थी। इस चाल और स्वर्ग विभाजक तलवार के बीच अंतर यह था कि इसमें हत्या की मंशा नहीं थी। इसके बजाय इसमें प्रचुर जीवन शक्ति थी। ये आपने इस कदम को कैसे समझा? ताओवादी ओमकार ने हैरानी से पूछा। इस बार वह सचमुच हार गया था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, राहुल की चाल उससे बेहतर थी। साधना के मार्ग का अर्थ यह नहीं था कि हर किसी और हर चीज को मार डाला जाए। पालन पोषण और जीवन का मार्ग अनिवार्य रूप से बेहतर माना जाता था। ताओवादी ओमकार का प्रश्न सुनकर राहुल ने बस इतना कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल की आभा अचानक बढ़ गई और तेज तलवार की मंशा हवा में भर गई। कुछ ही क्षणों बाद तलवार की तीक्ष्णता दर्शाने वाले अनगिनत पत्ते प्रकट हुए। पत्तों को तलवारों में बदलना। तलवार दाव में राहुल की महारत कितनी अद्भुत है। ताओवादी कमलनाथ ने राहुल को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लोग उसे अमर तलवार कहते थे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले लेगी। ये युग अब हमारी पीढ़ी का युग नहीं रहा, यह इन युवा विशेषज्ञों का युग है। जैसे जैसे अधिक से अधिक तीखे पत्ते दिखाई देने लगे, वे एक बड़ी तलवारनुमा संरचना में एकत्रित हो गए। ये देखकर ताओवादी ओमकार के चेहरे पर और भी गंभीरता छा गई, क्योंकि वह समझ गया था कि यह तलवारबाजी कितनी शक्तिशाली थी। ये युवक रघुवीर से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। मुझे मत बताओ कि मैं सचमुच हारने जा रहा हूँ। खुद से यह सवाल पूछने के बाद ताओवादी ओमकार ने खुद को मजबूत किया। उसे सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक शीर्ष स्तरीय सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने लगातार अलग अलग हाथ मोहरों का प्रदर्शन किया। अचानक ऐसा लगा जैसे दुनिया में केवल काला और सफेद ही बचा हो। क्या ये समय क्षेत्र है? डॉट 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 अभी अभी उसने जो चाल चली थी उसके विपरीत ये समय क्षेत्र न केवल समय के प्रवाह को तीव्र करेगा, बल्कि इसमें एक मजबूत हत्या का इरादा भी निहित होगा। पहले जो आदान प्रदान हुआ था वह सिर्फ तकनीकों की लड़ाई थी और उसका वास्तविक युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि यह एक वास्तविक लड़ाई थी जिसमें व्यक्ति की ताकत की परीक्षा होती थी। अगर कोई सावधान न रहे तो गंभीर रूप से घायल हो सकता था। समय के दायरे में फंसने के बाद राहुल ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। उस दायरे में फंसे होने के कारण उनके हर शब्द और हर कार्य पर लगाम लग रही थी। हालांकि ताओवादी ओमकार पर कोई रोक नहीं थी। वे हवा की तरह बेफिक्री से आते जाते थे। अरे नहीं, जूनियर भाई, राहुल की हालत ठीक नहीं है, दारा सिंह घबराहट में बोला। ये शब्द सुनकर संप्रदाय के साधक बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये संभव नहीं है ना? मार्शल अंकल, राहुल इतने शक्तिशाली हैं, उन्हें एक डोमेन द्वारा इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? ये समय का क्षेत्र है। अगर आप इसके अंदर फंस गए तो आपकी ऊर्जा भयानक गति से नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा डोमेन आपकी गतिविधियों और कार्यों को प्रतिबंधित करेगा। ये सुनकर वे घबरा गए और राहुल के लिए चिंता करने लगे। टीचर निशा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित। वह अच्छी तरह जानती थी कि समय का क्षेत्र कितना भयावह होता है। सुप्रिया और बाकी लोग घबरा गए। यहाँ तक कि निधि, जो हमेशा बेफिक्र रहता था, भी चिंतित हो गया। ऐसा शिक्षक मिलना दुर्लभ था जो उसके प्रति इतना अच्छा था, इसलिए उसे आशा थी कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। पहली बहन, दूसरी बहन, शिक्षक ठीक होंगे, है ना? निधि ने चिंतित होकर पूछा। डॉट डॉट हालांकि वह नहीं जानती थी कि समय क्षेत्र क्या होता है, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि राहुल गहरे खतरे में था। इस समय उसे अचानक याद आया कि राहुल ने उसे क्या बताया था, और अंततः उसे मृत्यु और शाश्वत नींद की अवधारणा के संबंध में बिंदुओं को जोड़ने का मौका मिला। उसके पिता और वह बूढ़ा आदमी शायद कभी वापस नहीं आएंगे। अब उसका एकमात्र परिवार उसकी शिक्षिका, पहली बहन और दूसरी बहन थी। वास्तव में अन्य कारण भी थे जिनके कारण उसने अध्ययन कक्ष को तोड़ दिया और लक्ष्य मेहता को पीटा। जब लक्ष्य मेहता को पता चला कि उसके माता पिता नहीं हैं, तो उसने वास्तव में उसे एक बदकिस्मत कहा था जिसने उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बना। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। क्लाउड स्काई पीक पर वापस आकर वह अकेली अपने घर चली गई और बहुत देर तक रोती रही। इस समय खुशी ने जल्दी से उसे दिलासा देते हुए कहा, तीसरी बहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हमारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं तो क्या हो सकता है। सुप्रिया ने अपनी छोटी बहन को चिंतित भाव से देखा, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अध्ययन कक्ष को तहस नहस करने वाली घटना के बाद ये छोटी बहन काफ़ी बदल गई थी। वह थोड़ी ज्यादा आशंकित और गुप्त रहने लगी थी। वह सार्वजनिक रूप से गुंडे की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन जब वह घर लौटती थी तो वह चूहे की तरह शांत रहती थी। काफ़ी देर सोचने के बाद भी उसे इसका कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए उसने ज्यादा गहराई से नहीं सोचा और घबराई हुई मुद्रा में आकाश में हो रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर लिया। आकाश में अपने समय क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद ताओवादी ओंकार को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह अधिक अभिमानी हो गया। हे राहुल, ये काल क्षेत्र सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की सर्वोच्च दिव्य शक्ति है। यहाँ तक कि तुम्हारे गुरु रघुवीर भी इस काल क्षेत्र के सामने असहयोगी थे। आइए देखते हैं कि आप इसका समाधान कैसे करेंगे, ताओवादी ओंकार ने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि जैसे ही उसने सोचा कि वह जीत गया है, राहुल के मुंह के कोने धीरे धीरे सिकुड़ गए। फूल और पौधे एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे और समय क्षेत्र में रंग भर गए। फूल और पौधे धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे और आकाश में एक विशाल फूलों वाली तलवार बन गई। अपने सामने प्रकट हुई विशाल पुष्प तलवार को देखकर ताओवादी ओंकार की भौहें तन गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब तक वह समय के दायरे में रहेगा, राहुल द्वारा संघनित की गई तलवार उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगी। आखिरकार अगर ये तलवार उसके सामने भी होती तो भी अगर वह चाहता तो तलवार उसे बिल्कुल भी नहीं मार पाती। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसने अचानक राहुल के चेहरे पर मुस्कान देखी। हे ताओवादी ओंकार, आप अपने समय क्षेत्र में बहुत आश्वस्त प्रतीत होते हैं। ऐसा हुआ है कि मैंने अभी अभी एक चाल समझी है, इसलिए आप इसके पहले गिनी पिग हो सकते हैं। ये सुनकर ताओवादी ओंकार हंस पड़े। ठीक है, मुझे अपनी तकनीक दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे समय के दायरे को कैसे पार करोगे। उसे विश्वास नहीं था कि राहुल की चाल उसके समय क्षेत्र को तोड़ सकती है। यहां तक कि रघुवीर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उस समय उसने अभी अभी समय क्षेत्र को समझा था, जिसके कारण रघुवीर बच निकलने में सक्षम हो पाया था। डॉट 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 अब जब उसने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी तो उसके लिए समय के दायरे से बाहर निकलना संभव नहीं था। इस समय राहुल की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। तभी अचानक विशाल तलवार आकाश में ताओवादी ओंकार की ओर बढ़ी। उसका समय क्षेत्र पूरी तरह से बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही न हो। कुछ ही क्षणों बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और समय का दायरा टूटते ही पूरे आकाश में पत्तियां बिखर गईं। हालांकि विशाल तलवार अभी भी ताओवादी ओंकार की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका क्योंकि तलवार उसके पास पहुंचकर उसके ठीक सामने रुक गई। यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत करता तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती। वह वास्तव में पराजित हो गया था। ताओवादी ओंकार के पैर कांप रहे थे। राहुल की तलवार की नीयत उस पर मजबूती से जमी हुई थी, इसलिए वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अनगिनत सालों में ये पहली बार था जब उसने खुद को मौत के इतने करीब महसूस किया था। जहां तक राहुल का सवाल है, हालांकि वह किसी भी समय घातक प्रहार कर सकता था, उसने ऐसा न करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं के बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसकी जान लेने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ युद्ध शुरू करना व्यर्थ और बेकार होगा। इसके अलावा यदि उन्होंने सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को नष्ट भी कर दिया तो इससे महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के लिए और अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि अन्य संप्रदाय उनसे सावधान हो जाएंगे और संभवतः उन्हें रोकने के लिए एकजुट हो जाएंगे। अपनी तलवार की मंशा वापस लेते हुए राहुल ने शांति से कहा, ताओवादी ओंकार, इस बार मेरी जीत है। डॉट डॉट राहुल अपनी स्वर्ग विभाजक तलवार की शक्ति देखकर बहुत उत्साहित था, जो उसने अभी अभी प्रदर्शित की थी। ये सचमुच एक चमत्कारी तकनीक थी। बहरहाल ये तथ्य कि ताओवादी ओंकार ने राहुल को इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था, इस बात का प्रमाण था कि ताओवादी ओंकार का समय क्षेत्र कितना असाधारण था। स्वर्ग विभाजक तलवार के बिना राहुल के लिए जीतना मुश्किल होता। ये कहने के बाद राहुल समूह में वापस लौट आया और ताओवादी ओंकार को आकाश में स्तब्ध छोड़ दिया। तुम इतनी आसानी से जीत गए। जयवीर राहुल के प्रदर्शन से उत्साहित थे और उन्हें लगा कि अब प्रदर्शन करने का समय आ गया है। अपने पीछे खड़े शिष्यों से बात करते हुए उन्होंने ताओवादी ब्लैक आयरन की ओर देखा। लगता है सर्वोच्च ईश्वरीय संप्रदाय अपनी योग्यता के लायक नहीं है। पुरानी पीढ़ी का एक विशेषज्ञ तो सचमुच इतनी बुरी तरह हार गया। अगर मैं होता तो मैं एक गड्ढा ढूंढता और खुद को उसमें दफना लेता। जयवीर, ज्यादा दूर मत जाओ। ताओवादी ब्लैक आयरन इतना क्रोधित हुआ कि वह कांपने लगा। अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो हम आपस में झगड़ा क्यों नहीं कर लेते। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। जयवीर ने ताओवादी ब्लैक आयरन को धमकी भरी नजरों से देखा। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन ये भी जानता था कि जयवीर एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं हो सकता था। धत्तेरी की, उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि वे चरमराने लगी और वह अपने क्रोध को दबाने के लिए खुद को मजबूर करने लगा। ताओवादी ब्लैक आयरन बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। यहाँ रुकने से सिर्फ और ज्यादा उपहास ही होगा। ताओवादी ब्लैक आयरन की असहाय अभिव्यक्ति को देखकर एल्डर महेश, जो भीड़ में खड़ा था, ने एक अजीब मुस्कान प्रकट की।
हे, उस बूढ़े कुत्ते को इस तरह असहाय देखना काफी संतोषजनक है। जरा रुको, जल्द ही मैं तुम्हें पछतावे का असली मतलब सिखा दूंगा, एल्डर महेश ने गुस्से से सोचा। फिर उसने ओमकार की तरफ देखा जो आसमान में था। उसने अब तक सहन किया था और कोई कदम उठाने का फैसला नहीं किया था क्योंकि यह बूढ़ा पूर्वज अभी भी जीवित था। जब ताओवादी ओमकार का निधन हो जाएगा तो उसके लिए बदला लेने का समय आ जाएगा। जब राहुल समूह में वापस शामिल हुआ तो जयवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी प्रशंसा की। हाँ, जूनियर भाई राहुल, आपने वास्तव में इस बार हमें गौरवान्वित किया है। तुम्हारी साधना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। अब तो मैं भी तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता, दारा सिंह ने कहा। वह भी बहुत खुश था। जब तक राहुल मजबूत होता रहेगा, महान निर्जन दिव्य संप्रदाय की स्थिति भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती रहेगी। इसके अलावा वह चीफ रघुवीर के बाद पहले सर्वोच्च स्तर के सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया, राहुल को अचानक दो छोटे हाथों ने जकड़ लिया। अध्यापक, निधि ने सचमुच सोचा था कि उसकी शिक्षिका उसके माता पिता और उस बूढ़े व्यक्ति की तरह आनंद नींद में सो जाएगी। सौभाग्यवश ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सुप्रिया और खुशी भी वहां आए और चिंता से अपने शिक्षक की ओर देखने लगे। राहुल ने निधि का सिर सहलाया। स्टडी हॉल में धमाल मचाने के बाद ये लड़की काफी बदल गई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सी बातें छुपा रही थी और उसे उससे अच्छी तरह बात करने के लिए कुछ समय निकालना होगा। अपने बाकी दो शिष्यों के विपरीत निधि को ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत थी। आखिरकार वह सिर्फ 6 साल की थी और कुछ बातें ऐसी थीं जो उसे तब तक समझ नहीं आती जब तक उसे ठीक से समझाया न जाए। उसकी तर्क शक्ति भी काफी विकृत थी जिससे निपटने की जरूरत थी। कुछ समय पहले राहुल ने निधि की जांच करते समय कुछ चौंकाने वाली बात पाई थी। बात यह नहीं थी कि वह पढ़ नहीं सकती थी, बल्कि उसकी पढ़ने की क्षमता पर ताला लग गया था। ये सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। ऐसी चीज को सील क्यों किया गया? इसका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा राहुल को एहसास हुआ कि एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ होने के बावजूद वह इस मुहर को खोलने में असमर्थ था। फिर भी वह ये जान सकता था कि जैसे जैसे वह बड़ी होती जाएगी, यह मुहर अपने आप गायब हो जाएगी। ऐसे में राहुल को बस प्रकृति को अपने काम करने देना था। उम्मीद है कि भविष्य में सच्चाई सामने आ जाएगी। अब वह केवल एक ही चीज में उसकी मदद कर सकता था, वह थी उसके शरीर को परिष्कृत करने की साधना के स्तर को सुधारने और उसकी क्षमता को अधिकतम करने में उसकी मदद करना। ठीक है यूनर, अपनी बड़ी बहनों के पास रहो और इधर उधर मत भटको, ठीक है? समझ गई टीचर, चिंता मत करो, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग यून जुगेयुयू और खुशी के पास दौड़ी। तभी टीचर निशा भी वहां आ गई। उसके चेहरे पर कुछ निराशा थी और उसने कहा, कनिष्ठ भाई राहुल, आपकी साधना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपकी गति के साथ नहीं चल पा रही हूँ। वह केवल एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधिका थी और उसे सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक और धक्का देने की आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कि साधना में अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह राहुल से एक बड़े क्षेत्र से पीछे थी। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया और बोला, ये सही है, मैं हमेशा से तेज रहा हूँ, तुम्हें पता है। टीचर निशा ने तुरंत हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है? कितना दयनीय है। वह उसके उत्तर से आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह क्या कहना चाह रही थी। वरिष्ठ बहन टीचर निशा, आप पहले ऐसी नहीं थीं। टीचर निशा ने उदासीनता से राहुल की ओर देखा। आप ही थे जिन्होंने मुझे इन चीजों के बारे में सिखाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एकमात्र हो जो गंदी बातें कर सकते हो? ये सुनकर राहुल को तुरंत पसीना आ गया। उसे लगा कि टीचर निशा ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। राहुल फिर शरारत से हंसा और धीरे से टीचर निशा के कान के पास गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसकी सुनने की सीमा में तो नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं हर क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली हूँ। अगर भविष्य में तुम्हारे पास समय हो तो हम इन बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तब मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा कि मैं कितना अद्भुत हूँ। ये सुनकर टीचर निशा की पहली प्रतिक्रिया वास्तव में खुशी थी, जो तुरंत शर्मिंदगी में बदल गई। वह केवल शांत भाव से मुस्कुराने का नाटक कर सकी और जवाब दिया, ठीक है, मैं खुद देखूंगा कि तुम कितने अद्भुत हो। टीचर निशा ने राहुल को देखा और उत्तेजक लहजे में कहा। राहुल मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। वह उड़कर दाववादी कमलनाथ और दाववादी प्रशांत यादव के पास गया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राहुल ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव को अपना सम्मान अर्पित करता है। वे दोनों जल्दी से खड़े हो गए। छोटे भाई राहुल, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। लगता है युवा पीढ़ी जल्द ही हमसे आगे निकल जाएगी, ताओवादी कंगहाई ने जल्दी से कहा। रहस्यवादी दुनिया में ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता था, इसलिए चूंकि राहुल पहले ही उनके बराबर पहुंच चुका था, इसलिए वरिष्ठता के नियम अब उस पर लागू नहीं होते थे। अब वे बराबरी के दर्जे के थे। छोटे भाई राहुल सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा है जो इतनी कम उम्र में सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं। आपने तो अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। ताओवादी शू यून ने भी राहुल की सच्चे दिल से प्रशंसा की। उसे राहुल के तलवारबाज दाओ गुरु ने पूरी तरह से चौंका दिया था। ये देखकर कि ताओवादी ओमकार उस अंतिम तलवार के प्रहार को रोकने में असफल रहा था, वह जानता था कि उसका भी कोई बेहतर परिणाम नहीं होगा। आप बहुत दयालु हैं साथी दाओवादी। मैं अभी कुछ छोटी मोटी तरकीबें आजमा रहा था।
मेरे गुरु ने मुझे कई बार बताया है कि पूर्वी महाद्वीप के अनेक शक्तिशाली साधकों में से साथी ताओवादी ही सच्चे विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि यदि मैं आप दोनों से मिलने के लिए भाग्यशाली रहा तो शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखूंगा। राहुल की बातें सुनकर उन दोनों को कुछ खुशी महसूस हुई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रघुवीर उन्हें इतना सम्मान देगा। इस समय राहुल ने मुड़कर अपने 3 शिष्यों की ओर हाथ हिलाया और उन्हें आगे आने का इशारा किया। साथी ताओवादियों, ये तीनों मेरे शिष्य हैं। अगर भविष्य में जब वे रहस्यवादी दुनिया में विचरण कर रहे हों तो आप उनसे मिलें तो मुझे आशा है कि आप उनकी देखभाल कर पाएंगे। बिल्कुल, यह एक छोटी सी बात है। अगर हमारा उनसे सामना हुआ तो हम जरूर मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मना करने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार राहुल से दोस्ती करना उसे दुश्मन बनाने से कहीं बेहतर विकल्प था। और वो इतना सम्मान भी दे रहा था। फिर उन दोनों ने सुप्रिया और अन्य लोगों की जांच की। हालांकि जब ताओवादी कमलनाथ ने निधि की जांच की तो उसका शरीर कांप उठा। छोटे भाई राहुल, आपने जो शिष्य स्वीकार किया है वह वास्तव में अद्भुत है। क्या वह शरीर को निखारने की साधना के मामले में शून्य क्षेत्र तक पहुंच गई है? ये सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये सुनकर ताओवादी प्रशांत यादव भी भयभीत हो गया, क्योंकि उसने भी निधि की जांच की। ये छोटी बच्ची अधिकतम 6 वर्ष की थी, इसलिए वह अभी आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर नहीं चल सकी थी। इसलिए वह केवल शरीर शोधन साधना पर ही ध्यान केंद्रित कर सकी। इस तरह वह अपने भविष्य के विकास के लिए एक अच्छी नींव रख पाएगी। हालांकि अन्य प्रतिभाएं शरीर शोधन साधना के स्तर को केवल दिव्य रहस्य क्षेत्र तक या अधिक से अधिक भौतिकीकरण क्षेत्र तक ही बढ़ा पाती, फिर भी इस 6 वर्षीय बालिका ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया था। राहुल मुस्कुराया और निधि की तरफ देखते हुए बोला, तुम इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हो। यह जिक्र करने लायक नहीं है। यूनर, यहाँ आओ और इन 2 बुजुर्गों का अभिवादन करो। निधि आज्ञाकारी भाव से आगे आई। उसकी नज़रें सामने बैठे 2 लोगों पर टिकी थीं। फिर उसने उन्हें ढंग से सलाम किया। निधि ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव को अपना सम्मान अर्पित करती है। ये सुनकर ताओवादी चंगहाई ने खुशी से अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया। ये छोटी बच्ची कितनी आज्ञाकारी और समझदार है। अगर यह मेरी पोती होती तो मैं हर दिन खुश होकर उठता। बेशक वह उसके असली स्वभाव से अनभिज्ञ था, जो इस मामले में बेहतर था। हाँ, आपका नाम निधि है ना? बहुत अच्छा। ताओवादी कमलनाथ हंसा और अपने भंडारण कक्ष से कुछ पवन घंटियां निकालीं। छोटे निधि, हम पहली बार मिले हैं, इसलिए इन पवन घंटियों को मेरी ओर से एक उपहार समझो। निधि ने उन्हें तुरंत नहीं लिया, बल्कि राहुल की राय पूछी। राहुल की मंजूरी पाकर उसने उन्हें खुशी खुशी ले लिया। थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद वह और भी खुश हो गई। धन्यवाद दादाजी कैंगहाई, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पाया कि जब वह उसे हिलाती थी तो उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकलती थी। यह एक बहुत ही अनमोल खजाना भी था। ये बूढ़ा आदमी कितना उदार था। अरे ताओवादी चंगहाई, तुम तो जल्दबाजी में बात कर रहे हो। तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि तुम उसे एक खजाना देने वाले हो। मुझे कंजूस मत बनाओ। ताओवादी प्रशांत यादव ने दुखी भाव से ताओवादी चंगहाई को घूरा। फिर उसने अपने भंडार से एक कंगन निकाला और कहा, छोटी बच्ची, ये हमारी पहली मुलाकात के लिए मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। इस ब्रेसलेट का उपयोग न केवल चीज़ों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसे पहनने पर यह आपको खेती करने में भी मदद कर सकता है। ये सुनकर शियांग युन ने खुशी खुशी राहुल की ओर फिर से अनुमति के लिए देखा। जब उसने देखा कि राहुल सहमत है तो उसने खुशी खुशी कंगन स्वीकार कर लिया। बहुत धन्यवाद दादाजी प्रशांत यादव, निधि खुशी से चिल्लाया, जिससे ताओवादी प्रशांत यादव खुश हो गया। ये छोटी लड़की सचमुच बहुत ही आकर्षक थी। यदि उसकी इतनी आज्ञाकारी पोती होती तो चाहे वह कुछ भी चाहती वह उसे वह चीज़ दिला देता, चाहे इसके लिए उसे अपनी बुरी हड्डियों को जोखिम में क्यों न डालना पड़े। सुप्रिया और खुशी को उसे यूं ही 2 खजाने मिलते देख थोड़ी जलन हुई। लेकिन बच्चों का यही तो जादू होता है। हर कोई निधि की रक्षा और देखभाल करना चाहता था। ताओवादी कमलनाथ हंसा, फिर उसने सुप्रिया और खुशी की ओर देखा। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, छोटे भाई राहुल, मैंने सुना है कि आपकी सबसे बड़ी शिष्या की तलवार दाव में भी बहुत ज़बरदस्त प्रतिभा है और वह आपकी शैली भी अपनाती है। वह इन तीनों में से कौन है? ये वो थी जिसे हराने का आत्मविश्वास मनीष तिवारी को भी नहीं था, इसलिए उसे इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे जानना ज़रूरी था, वरना बाद में उसकी ताकत परखना मुश्किल हो जाता। राहुल ने सुप्रिया की ओर इशारा किया, जो आगे बढ़े और कहा, जूनियर सुप्रिया ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव को अपना सम्मान अर्पित करती हैं। उन दोनों ने सुप्रिया को गंभीरता से देखा और उसके चारों ओर फैली शक्तिशाली तलवार की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सके। ये स्पष्ट था कि सुप्रिया तलवार दाव में बहुत प्रतिभाशाली था। ताओवादी चंगहाई हंसे और फिर बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में एक वीर नायिका का आभामंडल है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आप में अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलने की क्षमता है। छोटे भाई राहुल, आपने जितने भी शिष्य बनाए हैं वे सभी अद्भुत हैं। ताओवादी चंगहाई दिल खोलकर हंसे। स्लिम फिट। ऐसा लगता है कि आपके सबसे बड़े शिष्य के इस सभा में विजयी होने की बहुत अच्छी संभावना है, ताओवादी प्रशांत यादव ने कहा। दोनों की चापलूसी सुनकर राहुल मुस्कुराया और बोला, ये पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
मैं इस बार अपने शिष्यों को यहाँ केवल उनके क्षितिज को व्यापक बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए लाया हूँ। अगर वे जीतना चाहते हैं तो उन्हें प्रयास करना होगा। राहुल की बातें सुनकर ताओवादी कंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव दोनों दंग रह गए। क्या वे अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहते हैं? वह स्पष्ट रूप से खिताब का दावेदार था। जैसे ही वे लोग खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे, पूरा पर्वत शिखर कांपने लगा। राहुल ने पहाड़ की चोटी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, शिखर खुल गया है। अपने शिष्यों की ओर मुड़कर राहुल ने कहा, यह सभा एक प्राचीन क्षेत्र में आयोजित हो रही है। तुम अपनी आत्माओं के साथ इसमें प्रवेश करोगे और अन्य विरोधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके पद प्राप्त करोगे। इस पर्वत की चोटी पर एक विशाल पत्थर की पट्टिका है जो वास्तविक समय में आपकी रैंकिंग प्रदर्शित करेगी। यदि आप उच्च रैंकिंग वाले दुश्मन को हरा सकते हैं तो आप उस व्यक्ति की रैंक ले लेंगे। ऐसे में तुम्हें अपने से कम रैंक वालों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस प्रतिभाशाली लोगों से ही झगड़ा करो। हालांकि जब आप पहली बार प्रवेश करें तो कुछ भी न करें। रैंकिंग अपडेट होने का इंतजार करें, फिर उन लोगों को खोजें जिनकी रैंकिंग ऊपर है और उन्हें चुनौती दें। इस तरह आपके लिए शीर्ष पर पहुंचना आसान हो जाएगा, समझे? राहुल के शब्द सुप्रिया के लिए थे। खुशी और निधि के लिए यह एक सीखने का अनुभव था, क्योंकि उनकी साधना का स्तर वहां मौजूद शीर्ष प्रतिभाओं के बराबर नहीं था, जो ज्यादातर उन्नत और उच्चतम स्तर के शून्य क्षेत्र साधक थे। इस प्रकार सुप्रिया ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में विजयी होने की दौड़ में थे। राहुल की बातें सुनने के बाद सुप्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। गुरुजी, मैं समझ गया। चिंता मत कीजिए, मैं क्लाउड स्काई पीक पर सम्मान और विजय जरूर वापस लाऊंगा। उसने क्लाउड स्काई तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर से लड़ने की भावना निकल रही थी। सुप्रिया के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने अपने भंडार से 6 उच्च स्तरीय आत्मा वापसी की गोलियां निकाली और उसे दे दी। सुप्रिया, अब ये तुम पर निर्भर है। मैं इस सभा में भाग नहीं ले सकती, इसलिए तुम मेरी उम्मीदें अपने साथ लेकर चलोगे। ज्यादा घबराओ मत, जब तक तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो सब ठीक है। तुम जीतो या न जीतो, मुझे तुम पर गर्व रहेगा। ये सुनकर सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए और जीतने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। अब जब उसके पास उसका कर्ज चुकाने का अवसर था तो चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे निराश नहीं करेगी। राहुल को अपनी बातों का उस पर असर देखकर खुशी हुई। अगर वो जीत गई तो वो थोड़ा दिखावा कर पाएगा। इसी समय सिस्टम की अधिसूचना प्रकट हुई। डिंग, चूंकि आपने अपने शिष्य को 6 आत्मा वापसी गोलियां दी हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण पुरस्कार के रूप में 6 डार्क ओरिजिन गोलियां मिली हैं। 6 गोलियों को देखकर राहुल कुछ निराश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि पुरस्कार कुछ इस तरह थे, कभी क्रिटिकल गुणक ज्यादा होता था तो कभी कम। फिर भी कोई भी इनाम न मिलने से तो बेहतर ही था, और उनकी प्रणाली में लॉटरी की तुलना में कहीं बेहतर संभावनाएं थीं। डार्क ओरिजिन गोलियां। जैसे ही उसने बुदबुदाया, राहुल ने ध्यानपूर्वक उनके प्रभावों की जांच की और पाया कि वे उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाभ की गोलियां थीं जो व्यक्ति की साधना को भी बढ़ावा देती थीं। हालांकि ये उतनी असरदार नहीं थीं जितनी अमर श्रेणी की रिकवरी गोलियां उन्हें पहले सिस्टम से मिली थीं। फिर भी हो सकता है कि ये किसी दिन काम आए। तभी टीचर निशा को देखते ही उसे एक गहरी समझ आई। ये साधारण आत्मा वापसी की गोलियां अब उपयोगी नहीं थीं, इसलिए शायद इन्हें उसके लिए उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। आखिरकार वह पिछले कुछ समय से रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर अटकी हुई थी और उसे तोड़ने में असमर्थ थी। अगर वह इस नाजुक पल में उसे कुछ गोलियां दे दे तो वह जरूर खुश हो जाएगी, है ना? हो सकता है कि वह खुद को वो चुंबन भी दिला दे जो उसे पहले नहीं मिला था। जब राहुल इसके बारे में सोच रहा था, टीचर निशा ने अचानक राहुल की शरारती निगाहों को देखा और घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा फिर से उसी तरह की बात सोच रहा हो? उसने उससे सीधे पूछने का निर्णय लिया। क्या बात? असल में कुछ नहीं, बस अचानक मुझे एक खुशी भरी बात सूझी। सीनियर सिस्टर, सभा खत्म होने के बाद क्लाउड स्काई पीक पर आ जाना। मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये शब्द सुनते ही टीचर निशा घबरा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना गुनाह कबूलने वाला हो? ठीक है, मैं समझ गया। मैं बाद में मिलने के लिए समय निकालूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। टीचर निशा की आवाज़ कांप उठी। उसे नहीं पता था कि राहुल उसे क्या देने वाला है, लेकिन उससे जो मिल रहा था वो जरूर कुछ असाधारण होगा। जैसे ही सभा शुरू होने वाली थी, ताओवादी ओंकार, जो अभी भी आकाश में स्तब्ध था, अंततः होश में आ गया। उन्होंने दूर से राहुल को घूरा और वापस उस स्थान पर लौट आए जहां सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के साधक एकत्रित थे। मालिक, ताओवादी ब्लैक आयरन जल्दी से दौड़ा। उसने अपने गुरु की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन ताओवादी ओंकार ने उसे रोक दिया। उसके बाद ताओवादी ओंकार ने तुरंत ज़ीतियान्यू को बुलाया। आखिरकार वह सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के शिष्यों की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि सुप्रिया से पहले हार जाने के बाद उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। इसलिए इस सभा की तैयारी के लिए ताओवादी ओंकार ने उसे मार्गदर्शन दिया और कुछ गुप्त तकनीकें सिखाईं। त्यानयु, सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर पाएगा या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। राहुल सचमुच बहुत ताकतवर है और मैं भी उसे हरा नहीं सकता। हालांकि उसका शिष्य निश्चित रूप से उतना ताकतवर नहीं है। यह मामला आप पर छोड़ दिया जाएगा।
ये सुनकर रेयांश मुस्कुराया और बोला, महाराज आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूर विजयी होकर लौटूंगा। भले ही मैं पिछली बार हार गया था, लेकिन अब मैं अलग हूँ। अगर मुझे उससे दोबारा लड़ना पड़े तो 90% संभावना है कि मैं उसे हरा सकूंगा। रेयांश आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका मानना था कि उसकी पिछली हार इसलिए हुई क्योंकि उसकी दिव्य शक्तियां और गुप्त तकनीकें उसकी तुलना में कमज़ोर थीं। अब जबकि उसने अपने ग्रैंडमास्टर की विरासत और शिक्षाएं प्राप्त कर ली थीं और शक्तिशाली स्वर्गीय दिव्य शक्तियों में निपुणता प्राप्त कर ली थी, तो विजय उसकी मुट्ठी में थी। बहुत अच्छा, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। डॉट डॉट अभी के लिए तुम्हें जाकर अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे डर है कि शिखर पूरी तरह खुलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा कहकर ताओवादी चंगहाई के पास चले गए। हे दाओवादी ओमकार, अब आपको कैसा लग रहा है? ताओवादी चंगहाई उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। ताओवादी ओमकार का चेहरा काला पड़ गया जब उन्होंने कहा, तो क्या? अब तो बस एक मुकाबला था। अगर ये सचमुच जिंदगी मौत की लड़ाई होती तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतता। वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। हे अपने आप से यही कहते रहो। उस समय तुम रघुवीर से हारे थे और अब तुम उसके शिष्य से हारे हो। ये सचमुच। ताओवादी प्रशांत यादव ने भी अपने शब्दों को नहीं रोका। ताओवादी ओमकार के हृदय में क्रोध की ज्वाला जल उठी। आज उसने सचमुच अपनी गरिमा खो दी थी। ये वाकई बहुत अपमानजनक था। ताओवादी प्रशांत यादव, तुम जितना चाहो घमंडी हो सकते हो। हालांकि मैं असफल हो गया हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम राहुल को हरा सकते हो? ताओवादी ओमकार ने तुरंत जवाब दिया। वे सभी राहुल की युद्ध शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये शब्द सुनने के बाद ताओवादी प्रशांत यादव कुछ देर चुप रहे और अंत में बोले, हे तो क्या हुआ? अगर मैं जीत भी ना पाया तो भी मेरा अंत तुम्हारे जैसा नहीं होगा। तुम ही तो थे जिन्होंने दिखावा करना शुरू किया और खुद को उस स्थिति में डाला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो? तुम जैसे लोगों को देर सवेर नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। दिखावटी बनने की कोशिश करने का यही अंजाम होता है। उफ, धत्तेरी की। थोड़ी देर शांत होने के बाद ताओवादी ओमकार ने कहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? अंतिम परिणाम अभी तय होना बाकी है। कौन कहता है कि मेरे सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के जीतने की कोई संभावना नहीं है? ये सभा हमारे लिए नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी योग्यता साबित करने के लिए है। बस इंतजार कीजिए और देखिए। राहुल ने भी बूढ़े ताओवादी ओमकार की बात सुनी और मन ही मन सोचा, यह आदमी वाकई बहुत बड़ा हारने वाला है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि रेयांश सुप्रिया को हरा सकता है? राहुल ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और ताओवादी ओमकार के पास चला गया। दाओवादी ओमकार, आप रेयांश पर बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। ये सुनकर ताओवादी ओमकार ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में वह स्वाभाविक रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा उनकी अपनी ताकत और लड़ाइयों के कारण प्राप्त हुई थी, न कि किसी मजबूत शिक्षक के कारण। ये शब्द सुनते ही आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। सुप्रिया की नज़रें भी ठंडी पड़ गईं। राहुल ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर हंस दिया। हे सुप्रिया, क्या तुमने साफ सुना? इस बूढ़े ने कहा कि तुम्हें प्रसिद्धि मेरे रुतबे के बल पर मिली है। यदि बाद में आपको सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का वह शिष्य मिले तो उसे अच्छी तरह पीटना याद रखें और देखें कि क्या वह अपनी ताकत के दावे पर खरा उतरता है। स्लिम फिट। सुप्रिया ने क्लाउड स्काई स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया और रेयांश की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, ठीक है गुरुजी, मैं समझ गई। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर ताओवादी ओमकार हंसे और बोले, हम त्यान्यू, क्या तुमने ये स्पष्ट रूप से सुना? ग्रैंड मास्टर, मैं समझ गया। मैं अपनी ताकत खुद साबित करूंगा। रेयांश ने अपना सिर ऊंचा किया। इस बार उसने काफी तैयारी की थी, तो फिर वह उससे कैसे हार सकता था? सुप्रिया ने रेयांश को तिरस्कार से देखा और कहा, स्क्रब, तुम पिछली बार मुझसे हार चुके हो। मैं तुम्हें ये बात फिर से कहने की चुनौती देता हूँ। रेयांश का गुस्सा फूट पड़ा। उसे अभी भी अपनी हार साफ याद थी और यह बात खेती करने वाले समुदाय में चर्चा का विषय बन गई थी। सुप्रिया ने आगे कहा, तुम मेरे समय के लायक नहीं हो। एक बार हारने वाले हमेशा के लिए हार जाते हैं। अभिमानी। रेयांश के गुस्सैल स्वभाव के कारण वह अब और नहीं रुक सकता था। वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि जब उसने राहुल की दिशा में देखा तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। ताओवादी ओमकार ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी, त्यानयू, ज्यादा चिंता मत करो। जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें उससे लड़ने के कई मौके मिलेंगे। जब अन्य लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने तुरंत चर्चा शुरू कर दी। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय और महान वन्य दिव्य संप्रदाय के अनुयायी इस सभा के दौरान अपना झगड़ा जारी रखेंगे। क्या परम दिव्य संप्रदाय अपने अभिमान का प्रायश्चित कर पाएगा? अगर उनके शिष्य भी हार गए तो उनकी प्रतिष्ठा सचमुच तार तार हो जाएगी। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि चीजें कैसे बदलेंगी। नारायण कुछ समय पहले ही पंकज से हार चुके थे, इसलिए इस बार नारायण निश्चित रूप से जीत की ओर अग्रसर होंगे। ये कहना बहुत कठिन था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हे तुम बहुत घमंडी हो नौजवान। उम्मीद है बाद में तुम्हें मक्खी की तरह कुचला नहीं जाएगा। जयवीर भी भौरों के छत्ते में हाथ डालने आया था।
देखने लायक एक और अच्छा शो था। ये देखकर ताओवादी ब्लैक आयरन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और जयवीर को घूरते हुए बोला, जयवीर इतना घमंडी मत बनो, बस तुम इंतजार करो और देखो, हम पहले हिडन स्वॉर्ड पीक के शिष्यों से निपटेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम में क्षमता है तो हमारे पास आओ। जयवीर निडर दिख रहे थे। आखिरकार उनके शिष्य अनुभव के लिए यहाँ आए थे, इसलिए अगर उन्हें सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के शिष्यों पर नजर रखने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें और भी ज्यादा अनुभव होगा। बेटा, तुम्हें बाद में परम दिव्य संप्रदाय के शिष्यों का ध्यान रखना होगा। उन्हें विनम्रता का अच्छा पाठ पढ़ाने में संकोच न करें। पिताजी, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे जरूर अच्छे से करूंगा। हे, संघर्ष काफी तीव्र है। तभी दारा सिंह भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और तनवीर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। परम दिव्य संप्रदाय के साधकों को देखते हुए उसके मुंह के कोनों में मुस्कान आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि दाववादी ब्लैक आयरन को आपके शिष्यों पर पूरा भरोसा है। दारा सिंह ने स्पष्टता से बात की, जिससे दाववादी ब्लैक आयरन अनैच्छिक रूप से कांप उठा। जब दारा सिंह ऐसे मुस्कुराती थी तो कुछ भी अच्छा नहीं होता था। उस समय अमर दिव्य संप्रदाय के साथ भी यही हुआ था। हालांकि अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो डरपोक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तो क्या हुआ? हालांकि जिन शिष्यों को मैंने अपनाया है उन्हें अद्वितीय प्रतिभावान नहीं माना जा सकता, लेकिन जो लोग अपनी जगह नहीं जानते उन्हें सबक सिखाना उनके बस की बात है। ये सुनकर दारा सिंह जोर से हंसने लगी, फिर तनवीर की ओर मुड़ी। रूफेंग, क्या तुमने सुना? मुझे यकीन है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? तनवीर मुस्कुराया। उसने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ शिष्य होने के नाते उन्हें इस सभा के दौरान नेतृत्व करना था। मार्शल अंकल एओ, चिंता मत करो, मुझे पता है कि इस मामले से कैसे निपटना है। तनवीर ने रेयांश की बात खत्म करने के बाद उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। राहुल हंसे बिना न रह सका। ये परम दिव्य संप्रदाय के साधक चाहे किसी भी पीढ़ी के हों, सभी शेखी बघारने में माहिर थे। हालांकि ये सब खोखली बातें थीं या नहीं, इसका पता तब चलेगा जब वे वास्तव में बाद में लड़ने लगेंगे। बस इतनी बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं। जब वे बाद में लड़ेंगे तो नतीजा पता चल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने मामले पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप प्रतीक्षा करने के लिए एक तरफ चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहाड़ की चोटी से प्रकाश की धाराएं निकलने लगीं। सभा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। आसमान में सुनहरे अक्षरों की रेखाएं दिखाई दी, जिनमें सभा के पिछले विजेताओं की सूची थी। रघुवीर का नाम भी वहां था। उस रैंकिंग के अलावा एक और रैंकिंग भी थी, जिसे संभावित रैंकिंग कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संभावित रैंकिंग प्रतिभागियों की क्षमता से संबंधित थी। हालांकि अभी तक उस पर कोई नाम नहीं था। आखिरकार प्रतिभागियों ने अभी तक प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। यह अंततः खुलने वाला है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग सुनहरी पंक्तियों को देखकर अनायास ही खड़े हो गए। कई लोग अंदर जाने के इंतजार में इधर उधर टहल रहे थे। हर कोई अंदर जाने के लिए बेताब था। यह उनके लिए अपना नाम बनाने का मौका था। उस समय केवल कुछ ही लोग थे जिन्हें सभी चैंपियन के खिताब के लिए अग्रणी मान रहे थे। इसमें मनीष तिवारी, पुनर्जन्म परी, सुप्रिया, अर्नव और तपन शामिल थे। बाकी लोगों की बात करें तो वे या तो अनजान थे या फिर उतने प्रसिद्ध नहीं थे। उदाहरण के लिए, तनवीर काफी ताकतवर था, लेकिन उसे संभावित विजेताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह महान वन्य दिव्य संप्रदाय में एक साधारण जीवन जीता था। इस बार प्रतिभागियों में निश्चित रूप से उनके जैसे और भी लोग थे और केवल समय ही बताएगा कि वे कितने मजबूत थे। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति एक शिष्य को देख रहा था और उसे प्रोत्साहित कर रहा था। युनहाई, मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम जीत सकते हो तो भाग्य का आशीर्वाद भी पा सकते हो। तुम्हें इस अवसर का आनंद लेना चाहिए, वरना मेरी मेहनत बेकार जाएगी। ये शब्द सुनकर शिष्य ने शांति से अपना कागजी पंखा एक तरफ रख दिया और आत्मविश्वास से बोला, गुरुजी, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शुरुआत में उन्हें आपस में लड़ने दूंगा। जब वे थक जाएंगे तब मैं जोरदार प्रवेश करूंगा। ये स्पष्ट था कि कई लोगों की यही योजना थी। हर कोई इस संघर्ष का फायदा उठाना चाहता था। इस समय राहुल नीचे बैठ गया और निधि के सिर को रगड़ दिया। यूनर, तुम्हें अपनी बड़ी बहनों की बात बाद में माननी चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, समझे? गुरुजी, मैं समझती हूँ, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगी, उसने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। ये कहने के बाद राहुल ने सुप्रिया और खुशी की ओर मुड़कर उन्हें फिर से याद दिलाया, सुरक्षा पहले, और जब आप अंदर हो तो अपनी तीसरी बहन का ख्याल रखें। ठीक है गुरुजी। प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की और फिर प्राचीन राज्य के प्रवेश द्वार पर अपनी नजरें गड़ा दीं। कुछ ही क्षणों बाद सुनहरी रोशनी की एक चमक फूट पड़ी और प्राचीन क्षेत्र का प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुल गया। अंदर चलो, राहुल ने अपने 3 शिष्यों से कहा और फिर वे तुरंत प्रवेश द्वार की ओर उड़ चले। सुप्रिया सबसे आगे उड़ रही थी। वह पहले ही अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और खुशी उसके ठीक पीछे चल रहा था। ठीक इसी समय किसी ने खुशी के पीछे से तलवार की किरण छोड़ी। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के इस व्यक्ति ने वास्तव में एक गुप्त हमला किया था, जिससे खुशी डर से पीला पड़ गया था।
उन्होंने तो प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, फिर भी यह आदमी पहले से ही अपना कदम बढ़ा रहा था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन ताओवादी ओमकार बहुत खुशी से मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उसकी खुशी क्षणिक ही थी। इससे पहले कि वह सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का व्यक्ति अपना आक्रमण सफलतापूर्वक पूरा कर पाता, उसके ऊपर से एक विशाल हथौड़ा नीचे गिरा। कुछ ही क्षणों बाद एक जोरदार धमाके के साथ सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का व्यक्ति तुरंत कुचला गया और मर गया। तुमने सचमुच मेरी दूसरी बहन पर हमला करने की कोशिश की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। निधि ने एक हाथ से हथौड़ा पकड़ रखा था और दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था और वह ये बात दबंग अंदाज में कह रही थी। इस समय किसी भी शिष्य की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वे अचंभित थे। हे भगवान, इतनी उग्र छोटी लड़की कहाँ से आए? वह एक शून्य क्षेत्र साधक था जिसे उसने अभी अभी मार डाला था, है ना? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करें।